Hello everyone, Jai Hind guys. I am Vikas Kumar and I welcome you all in this complete series of geography for CDS, NDA and CAPF. जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने भैया ज्योग्राफी की सीरीज शुरू कर रखी है, उसी के साथ बायो की सीरीज में ऑलरेडी आप सबकी खत्म कर चुका हूँ। तो जो हमने ज्योग्राफी की सीरीज भैया स्टार्ट करी, उसमें ऑलरेडी मैं अब तक आपको सारे बेसिक समझा चुका हूँ रिलेटेड टू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, सोल्स्टिस वगैरह सब कुछ। उसके बाद हमने शुरू करा था जिसमें भैया मैंने आपको बहुत ही इन डेप्थ डिटेल में पूरी क्लाइमेटोलॉजी कवर कराई, फिर हमने ओशियनोग्राफी कवर करी और अब हम भैया अपनी फिजिकल ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी जब मैंने शुरू करी तो भैया जियोमॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी मैं आपको दो टॉपिक्स करा चुका हूं आपके। फर्स्ट वन वाज रिलेटेड टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ भैया मैंने दूसरा जो टॉपिक कराया आपको वो था आपका रॉक्स। सो इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड रॉक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंटीरियर ऑफ अर्थ में मैंने आपको समझाया कि भैया हमारी अर्थ की जो तीन लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, उनके साथ क्या क्या फंडे रहते हैं। ठीक है, नीचे जाने पर टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। और रॉक्स में भैया मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स, उनके फॉर्मेशन कहां कहां पे मिलती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आज जो ये लेक्चर रहने वाला है, तो भैया ये मेरा थर्ड लेक्चर रहने वाला है जियोमॉर्फोलॉजी का। अब इस थर्ड लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए विद अ वंडरफुल स्माइल, एक बढ़िया सी स्माइल के साथ, एक नए जोश के साथ अपनी ज्योग्राफी रिज्यूम करते हैं। तो आइए जरा आते हैं अपने टॉपिक पे। और आज के इस टॉपिक में हम भैया बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब बहुत सब्र से बस बैठे रहना, यहां पे मैं आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। यहां भैया मैं आपको बताऊंगा एल्फ्रेड वेगनर की सीडीटी, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। उसके बाद भैया मैं आपको बताऊंगा सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या है। ये सारी थ्योरीज के बारे में आज हम समझेंगे। तो भैया यहाँ का ओरिजिन कैसे होता है, तो भैया सिंपल सी बात है। जब एंशियंट टाइम्स में हम देखते थे, जब हम एंशियंट टाइम्स में देखते थे तो हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता था कि भैया करेंटली अगर हम बात करें, करेंटली भैया अगर हम बात करें तो हमारी अर्थ के ऊपर 71% ओशियन है, बचे हुए 29% क्या है भैया, कॉन्टिनेंट है। इस 79% में से 97% क्या है, सलाइन वाटर, आपका ओशियनिक वाटर है। फ्रेश वाटर भैया मेरे पास 3% है, जो रिवर्स और फ्रेश वाटर लेक्स वगैरह की फॉर्म में या ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। तो आप देखते हो कि आज हमारे पास इतने सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, इतने सारे ओशियंस हैं। तो सबसे पहला थॉट आया था कि क्या जब हमारी अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आवर अर्थ, क्या ये स्ट्रक्चर, क्या ये कॉन्टिनेंट्स का स्ट्रक्चर, ये ओशियन का स्ट्रक्चर सेम रहा है। तो इसका जवाब जब हम धीरे धीरे ढूंढने लगे तो हमें मिला भैया ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि भैया जब हमने धीरे धीरे पढ़ा तो हमें बहुत सारी सिमिलरिटीज देखने को मिली, और उन सिमिलरिटीज के बेसिस पे कुछ हमने थ्योरीज दी, तो उनसे हमें पता लगा कि आज करंट फॉर्म में जिस तरीके से आप अपने पूरे कॉन्टिनेंट्स और ओशियन को देख रहे हो, वैसे वो शुरू से नहीं थे। तो कहानी क्या थी, आइए जरा, असली बात तो वही है कि भैया हमें पता है कि क्या शुरू से हमारे ऐसे थे ओशियन और कॉन्टिनेंट, भैया बिल्कुल नहीं थे। कॉन्टिनेंट और ओशियन ने अपनी पोजीशन चेंज करी है एंड दे आर स्टिल चेंजिंग। तो क्या फ्यूचर में वो सेम पोजीशन एंजॉय करेंगे, बिल्कुल एंजॉय नहीं करेंगे सेम पोजीशन। तो आइए जरा अपने तरीके पर आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या हुआ कि जब हम धीरे धीरे पढ़ने लगे, तो जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो हमने ऑब्जर्व करा, जैसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे से दिखाता हूं। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझना कि यहां पे हमने ऑब्जर्व क्या करा कि भैया अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, हम साउथ अमेरिका की बात करें, हम अफ्रीका की बात करें, तो जब इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को, जब हम तीनों कॉन्टिनेंट्स को अगर मिला देंगे, तो उनके फॉर्मेशन, उनकी डिजाइन ऐसी है कि वो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अब एक दूसरे में वो फिट हो जाते हैं, तो सबसे पहले हमें भैया ये बात किसने बताई, सबसे पहले हमें ये बात बताई थी अब्राहिम ऑर्टेलियस ने। अब्राहिम ऑर्टेलियस ने 1596 में बोला कि भैया ये जो आपके अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका जो हैं, वो तीनों एक दूसरे में फिट हो सकते हैं अगर हम उन्हें ज्वाइन करें। तो सबसे पहले बात इन्होंने बोली। उसके बाद क्या हुआ, इनकी बात पर बहुत ज्यादा गौर नहीं दिया गया। तो उसके बाद आपके अगले भैया भाई साहब आए जिनका नाम था एंटोनियो पेलेग्रिनी। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने इन तीनों का एक मैप बनाया और उस मैप में उनको जोड़ करके दिखाया। ठीक है, उस मैप में क्या करा इन्होंने, उनको जोड़ करके दिखाया और हमें समझ आया कि यार इनमें तो सिमिलरिटी है। तो फिर जब इनमें सिमिलरिटी थी, तो फाइनली आते हैं भैया कौन, हमारे एल्फ्रेड वेगनर साहब, एक जर्मन मीटरोलॉजिस्ट थे। एल्फ्रेड वेगनर साहब आते हैं और एल्फ्रेड वेगनर साहब इस थ्योरी को एक कंप्लीट तरीके से एक एनालाइज करके हमें कंप्लीट थ्योरी देते हैं, और उस थ्योरी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल्फ्रेड वेगनर इन 1912। इन्होंने बोला कि भैया इन्होंने दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर इन्होंने बोला क्या, सर इन्होंने बोला क्या। तो चलिए भैया सबसे पहले अपने फटाफट से तरीके पे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी।
अब सबसे पहले अपने नोट्स बनाने शुरू कर दो कि भैया ये दी किसने, सर ये दी थी एल्फ्रेड वैगनर साहब ने। एल्फ्रेड वैगनर ने दी, कब दी सर, 1912 में। ये थ्योरी हमारे पास आती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब ये थ्योरी हमारे पास आती है तो ये क्या क्या चीजें हमारे लिए लेकर के आती है, उन चीजों पर जरा गौर करेंगे। तो भैया ये सीधे सीधे हमें क्या समझाते हैं, ये बोलते हैं कि भैया आज जो आप देख रहे हो इतने सारे कॉन्टिनेंट्स, पहले ये सब ज्वाइंट थे। कैसे थे, ज्वाइंट थे। तो इन्होंने एक सिंपल सी बात बताई कि भाई जितने भी कॉन्टिनेंट्स आज की डेट में आप देख रहे हो, वो पहले क्या हुआ करता था, एक सिंगल लैंड मास था। क्या था बॉयज एंड गर्ल्स, एक सिंगल लैंड मास था। आपने कहा ठीक है, आपने कहा ठीक है, और इसका नाम उन्होंने दिया पेंगिया। इसका नाम क्या दिया भैया, पेंगिया दिया। तो यहां पे एल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या बोला कि भैया एक एक कंटिन्यूअस लैंडमास था, एक ही पीस था लैंडमास का। तो इसका मतलब क्या है, इसको हमने बोला भैया एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, क्या था, पेंगिया। इन्होंने बोला कि उसके आसपास भैया एक आपका क्या था, सुपर ओशियन था। ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ था। हमने कहा अच्छा जी ऐसा क्या, इन्होंने बोला बिल्कुल जी। तो हमने कहा उसको क्या नाम दिया इन्होंने, उसको बोला इन्होंने भैया पेंथलासा। उसको क्या नाम दिया बॉयज एंड गर्ल्स, इन्होंने उसको नाम दिया सर पेंथलासा। मैं लिख देता हूं यहां, उसको नाम दिया इन्होंने पेंथलासा। आपने कहा, सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेना, जस्ट सेकंड। उसको नाम दिया इन्होंने पेंथलासा। तो इन्होंने बोला कि जितना भी आप कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो पहले जॉइंट थे, और भैया वो क्या थे, पेंगिया थे, और वो एक ओशियन उन्हें सराउंड करता था, उसको हमने बोल दिया पेंथलासा। इसके बाद इन्होंने बोला ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा जो एक मेन कॉन्टिनेंट है पेंगिया, वो भैया धीरे धीरे क्या होता है, वो भैया आपके दो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में बढ़ जाता है। दो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लैंड में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, और इनके बीच में एक सी बनेगा जिसका इन्होंने नाम दिया तैथिस सी। क्या नाम दिया, तैथिस सी। तो इन्होंने बोला कि धीरे धीरे क्या हुआ भैया, ये बट गया, और इसका जो है नाम दिया इन्होंने तैथिस सी। हमने कहा ओके। और इन्होंने बोला कि भैया जो नॉर्थ वाला पोर्शन था मेरा, उसको मैं बोल देता हूं लॉरेशिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है बॉयज एंड गर्ल्स आज की, मजा आएगा आपको। और ज्योग्राफी का तो यार तुम सब लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, मैं साइंस पढ़ा रहा था, हालांकि साइंस के भी पीवाई वगैरह हमने सब शुरू कर दिए, बायो कंप्लीट कर ली, बट सबका ही था कि सर प्लीज एक बार ज्योग्राफी कंप्लीट करा दो। तो अभी इस फ्लो में मैं आपकी पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा, सो डोंट वरी, पढ़ते रहो। मुझे पता है आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मेरे को आप सब लोग बोलते हो सर प्लीज कंटिन्यू करो, मजा आ रहा है, तो मैं आपकी कंप्लीट कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जो चीज मैं शुरू करता हूं उसे फिनिश जरूर कराऊंगा। आई नेवर बीट्रे माय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भैया लॉरेशिया की बात हो गई। अब दूसरा जो बोला इन्होंने, जो साउथ में था, इन्होंने बोला वो क्या था, इन्होंने उसका नाम दिया, उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। आपने कहा ठीक है, और इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इन्होंने कहा भैया दो भैया, पहले पेंगिया से स्प्लिट हुआ, पेंगिया से मेरा बना लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, उनके बीच में भैया एक सी बना जिसका नाम था तैथिस सी। और उसके बाद फिर क्या हुआ, ये लॉरेशिया डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होगा। इन्होंने कहा ये लॉरेशिया भैया फिर डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होगा, जिससे आगे चल करके आपका नॉर्थ अमेरिका बनेगा, आपका यूरेशिया बनेगा। और इन्होंने कहा कि भैया जो गोंडवाना लैंड है, ये भैया आपके सदर्न कॉन्टिनेंट्स बनाएगा, जैसे कि सर आपकी आपका अफ्रीका, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ऑस्ट्रेलिया इज पार्ट ऑफ गोंडवाना, अंटार्कटिका इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गोंडवाना। तो भैया अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है, आपकी साउथ अमेरिका, ये सब मेरे किससे बने, गोंडवाना लैंड से बने। और यूरेशिया और आपका क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका भैया आपके बनेंगे आगे चल के लॉरेशिया से। तो ये थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो एल्फ्रेड वैगनर ने क्या करा, प्रपोज की। अब जैसे ही इन्होंने प्रपोज करी, तो लोगों को आपको पता है बहुत सारे चांद लोग होते हैं, किसी की चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करते। तो इनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा कि भैया चलो मान लिया आपकी बात कि एक पेंगिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था, चलो मान लिया आपकी बात कि लेटर ऑन दिस पेंगिया स्प्लिट इनटू लॉरेशिया एंड गोंडवाना, एंड देयर केम अ सी नोन एज तैथिस सी, and again you are saying that this Laurasia will split into the other continents and this Gondwana will split into the southern continents. मान लिया आपकी बात, how can you say that, can you please explain us why it got split, why these continents got split again, and why all these things, why this drifting is taking place.
कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि इस पेंगिया को स्प्लिट होना पड़ा, कौन सी ऐसी मजबूरी थी भैया ये लॉरेशिया को स्प्लिट होना पड़ा, ये जरा बता दो भैया। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, इन्होंने भैया एक्सप्लेनेशन दिया, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। अब उस एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, किसने, एल्फ्रेड वेगनर साहब ने। क्या क्या आपके थे वो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं, आइए जरा, इंटरेस्टिंग है बहुत, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में वैगनर ने बोला कि ऑल द कॉन्टिनेंट्स, वो भैया पहले सिंगल कॉन्टिनेंटल मास थे हमें पता है, सुपर कॉन्टिनेंट को पेंगिया बोलते थे, और भैया मेगा ओशियन को बोलते थे पेंथलासा, हमने कहा ठीक है। और ये सब कब हुआ, आपके जुरासिक अप्रोच में, और जो भैया जो आपका था 200 मिलियन ईयर्स पहले ये पेंगिया जो है स्प्लिट हुआ। और पेंगिया जब स्प्लिट हुआ 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले, तो लॉरेशिया और गोंडवाना में हुआ, फॉर्मिंग द नॉर्दर्न एंड सदर्न कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स रिस्पेक्टिवली। एक सी आ गया भैया जिसका 33 सी था, और एक लॉरेंशिया, या आपको लॉरेशिया और गोंडवाना इससे बन गए। सब्सिक्वेंटली लॉरेशिया और गोंडवाना ब्रेक होंगे आगे चल करके, और वो भैया जैसे कॉन्टिनेंट्स आज हम देख रहे हैं वैसे बनेंगे। हमने कहा तुम्हारी बात हमने मान ली। तो भैया इनसे हमने पूछा कि कैसे आप कह सकते हो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अस द फैक्टर्स एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। इन्होंने कहा यस आई कैन एक्सप्लेन। तो इन्होंने कहा कि भैया क्या सपोर्ट है, तो इन्होंने सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स दिए, वन बाय वन समझोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले तो उन्होंने दिया कि द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप यहां साउथ अमेरिका देख रहे हो, ठीक है, आप अगर ये जो अफ्रीकन कोस्ट है इससे अगर इसको मिलाओगे तो आपको देखोगे कि एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा ये इधर। आपने कहा ठीक है सर। इसके बाद आपका मेडागास्कर है, तो भैया वो आप अफ्रीका से मिला सकते हो। मेडागास्कर से आप इंडिया को मिलाओगे वो एकदम फिट होता है। फिर अंटार्कटिका को फिट कर दो, फिर भैया इधर ऑस्ट्रेलिया को फिट कर दो। यही अफ्रीका में इधर से आपका अरेबिया वाला पार्ट जो है वो फिट हो जाता है, और भैया आपका अमेरिका और यूरेशिया वाला पार्ट फिट होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया अगर ये पहले एक नहीं थे तो सबकी डिजाइन ऐसी ही क्यों है कि एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। तो ये तो सिंपली बोलता है कि भैया ये सिंपली हमें क्या बताता है, इन्होंने बोला ये सिंपली हमें ये बता रहा है कि पहले ये एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जो बाद में चल करके स्प्लिट हुआ। तो उन्होंने यही बोला कि भैया अफ्रीका और साउथ अमेरिका की शोर लाइन देख लो, और भैया उनमें अनमिस्टेकेबल मैच मिलेगा आपको। इसके जब हमने बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम से मैप्स बनाए तो वो एकदम फिट हुए। बुलार्ड नाम के एक बंदा था, उन्होंने भैया मैप बनाए, सबके सब फिट हुए। हमने कहा ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको दो तीन एग्जांपल्स और देता हूं। जब आप ग्रीनलैंड की बात करते हो बॉयज एंड गर्ल्स, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड कहा है हमारा सर, ये रहा ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड को जब आप फिट करोगे, एल्समेयर एंड बैफिन दो आइलैंड है आपके कनाडा के, ये आपका एल्समेयर वाला पार्ट है ऊपर, और भैया नीचे इसके मेरा आता है बैफिन, ये वाला आपका बैफिन आइलैंड है। सो लेटर इट वाज सेड कि भैया जो एल्समेयर और बैफिन आइलैंड है कनाडा के, उनमें ग्रीनलैंड एकदम फिट हो रहा है, ठीक है। और यहां मैंने बताई दी आपको कि साउथ अमेरिका और आपकी अफ्रीका फिट हो रही हैं, और ये सारी चीजें फिट हो रही हैं। उसके साथ साथ एक और चीज बताई गई कि भैया जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया की, और मेडागास्कर और अफ्रीका वो भी ज्वाइन हो जाती हैं। और इसके साथ साथ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका ऑन वन साइड, और अफ्रीका और यूरोप ऑन द अदर साइड, मिड अटलांटिक रिज में वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दो माउंटेन रेंजेस हैं, एक आपकी कैलेडोनियन, ठीक है, माउंटेन रेंज है यूरोप की, कैलेडोनियन एंड हर्सिनियन, और वो आपके एपेलिशियंस जो आपकी माउंटेन रेंज है यूएसए के, आप देख सकते हो एपेलिशियंस। और ये भैया आपके कैलिसोडियन, ये जो है वो माउंटेन रेंजेस को अगर हम जिक्सॉ फिट करते हैं वो एकदम फिट हो जाती है। तो पहला बड़ा बढ़िया सा इन्होंने एविडेंस दिया, हमें मजा आया, हमें मजा आया कि चलो यार, मतलब आप देख ही रहे हो, आप खुद देख सकते हो, अगर आप ये मैप देखो तो आप बोल रहे होगे कि हाँ सर वी सपोर्ट दिस स्टेटमेंट कि भाई जिक्सॉ फिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसके बाद फिर वो पूछा गया इनसे, और बताओ और बताओ, मजा आ रहा है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको डिफरेंट कॉन्टिनेंट से ना रॉक्स मिली हैं जो सेम एज की हैं। सर मतलब कहना क्या चाहते हो, सर ये कहना चाहते हैं आपके कि भैया जैसे आप बात करो यहाँ पे कि भैया जो ब्राजील वाला पार्ट है, जैसे जो मेरा ब्राजील वाला पार्ट है, साउथ अमेरिका में है ब्राजील, और जो अफ्रीका की कोस्ट है, ठीक है, यहां से हमने दो रॉक के सैंपल लिए। मैंने कहा भैया एक रॉक मैंने अफ्रीका से यहां पार्ट से उठाई, एक भैया मैंने ब्राजील से उठाई। अब जब मैंने उन रॉक्स की स्टडी करी, तो मेरे को मिला कि भाई जो जो रॉक्स हैं वो सेम एज की हैं। अब कैसे स्टडी करी, तो आजकल आपको पता भी हम कार्बन डेटिंग से एज पता लगा लेते हैं किसी भी चीज की। तो जब मैं उन रॉक्स की स्टडी कर रहा हूं तो वो सेम एज की रॉक्स हैं। तो सेम एज की रॉक्स दोनों जगह कैसे आ गए, मैंने आपको रॉक का पूरा फॉर्मेशन समझा रखा है। तो भैया इसका मतलब तो यही होगा कि पहले दोनों के दोनों क्या थे, कनेक्टेड थे। बाद में क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गए, तो कुछ रॉक्स इधर चली गई और कुछ रॉक्स आ गए भैया इधर। दैट्स वाई ये बोला गया कि भैया सेम एज की रॉक्स मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले क्या थे, आपके अफ्रीका और अमेरिका ये सब क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक है। अच्छा, तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग जब मैंने करी ऑफ द रिसेंट इन द रिसेंट पीरियड, वो उससे हमें पता लगा कि भाई डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की रॉक्स को स्टडी करा। बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स जो 2000 मिलियन ईयर्स पुरानी है फ्रॉम ब्राजील कोस्ट, वो मैच करी किससे, वेस्टर्न अफ्रीका से। और जो मैराइन डिपॉजिट्स हमें मिले
अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका और अफ्रीका, वो भी जुरासिक एज के भैया वो भी सेम थे। तो जब इतनी सिमिलरिटी आ रही है तो इन्होंने बोला कि भैया ओशियन पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले ये ओशियन एग्जिस्ट नहीं करता था जो आज की डेट में आप देख रहे हो अटलांटिक ओशियन जो है, तो भैया अटलांटिक ओशियन नहीं एग्जिस्ट करता था, तो ये पहले जुड़े हुए थे। और इससे इन्होंने प्रूव करा अगेन कि भैया वॉट एवर आई एम सेइंग इन द नेम ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आई एम एब्सोल्युटली राइट। तो जिग्स ऑफ फिट बताया इन्होंने एक, दूसरा बताया कि भैया सेम एज की रॉक्स मिल रही हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। अच्छा, इसके बाद आप तीसरी चीज बताई इन्होंने टिलेट। अब टिलेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको रॉक्स में कि भैया जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं आपके ग्लेशियर डिपॉजिट की, उन्हें हम बोलते हैं टिलेट। अब यहां पे मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। टिलेट क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल जब मेरी आइस, जब मेरे ग्लेशियर्स जो हैं वो मूव करते हैं, जब आइस, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि एक बर्फ का पत्थर होके आपको ऐसे फेंक के मार दिया कि ये लो आइस है। आपको पता है ग्लेशियर्स आर वेरी ह्यूज, दे हैव अ ह्यूज मास एंड दे मूव ओवर द सरफेस ऑफ द माउंटेन्स। ठीक है, सरफेस ऑफ द माउंटेन्स। तो जब वो माउंटेन के ऊपर मूव करते हैं, जब वो सरफेस के किसी रॉक के ऊपर मूव करेंगे तो वहां क्या करेंगे, वो उस रॉक को काटेंगे, उस रॉक को काटेंगे, उसमें क्या बनाएंगे, काव्स बनाएंगे, गड्ढे बनाएंगे, और उन्हीं को हम बोल देते हैं टिलेट। अब जब वो गड्ढे बनाएंगे तो वहां से वो रॉक कटेगी, माउंटेन की रॉक कटेगी, रॉक कटेगी तो भैया क्या होगा, वो डिन्यूरेशन होगा, डिन्यूरेशन होता है तो कौन सी रॉक बनती है, सेडिमेंट्री रॉक बनती है, तो इसी को हम टिलेट बोल देते हैं। इसी को हम सेडिमेंट्री रॉक जो हमारे ग्लेशियर्स डिपॉजिट की वजह से बनती है उन्हें हम टिलेट बोलते हैं। तो इन्होंने कहा कि भैया ये जो जिस तरीके से मैं टिलेट बना रहा हूं ना, वो अलग अलग जगह हमें मिले सॉरी, अलग अलग जगह कहां मिले, एक तो मिले भैया अफ्रीका में, हमें मिल रहे हैं ये इंडिया में, और ये हमें ऑस्ट्रेलिया में भी मिल रहे हैं, और ये फाकलैंड आइलैंड, मैंने आपको फाकलैंड करंट पढ़ाया था जो नॉर्थ अमेरिका के, सॉरी जो उधर आपके अफ्रीका के नीचे पड़ता है जहां से करंट आता है। तो अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फाकलैंड, अंटार्कटिका, यहां से क्या हुआ, हमें सेम टाइप ऑफ टिलेट मिला। अब सेम टाइप ऑफ टिलेट मिला, हमें रॉक्स मिली सेम, तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कभी ना कभी पास्ट में यहां पे क्या हुए होंगे, ग्लेशियर्स मूव हुए होंगे। अब यहां पे ग्लेशियर्स मूव हुए सर, तो आज की डेट में अगर मैं सोचूं तो भैया इंडिया भी मेरा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके बीच में पार्ट आ रहा है, मैं हिमालयन वाला पार्ट छोड़ दूं, मैं अफ्रीका की बात करूं, मैंने कहा अफ्रीका तो इक्वेटर पे आ रही है, मैं भैया ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां से पास करती है, तो इस वाले बीच में ग्लेशियर्स तो नहीं हो सकते। आज की अगर मैं करंट बात करूं, इस वाले बीच में ग्लेशियर्स तो नहीं हो सकते। अब आप मेरे से कहोगे सर हिमालय में तो ग्लेशियर है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द हाइट, दैट इज बिकॉज ऑफ द लैप्स रेट, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स मिली इवन इन प्लेन्स और प्लेट्यूज से भी, जो टिलेट दिखा रही थी हमें। तो यहाँ पे हमने समझा कि अगर ये कॉन्टिनेंट जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफ्रीका और इन सबको, अगर ऐसे ही ये पहले भी रहे होते तो यहाँ कभी ग्लेशियर्स बनते ही नहीं, बनते नहीं तो मूव कैसे करते। तो भैया यहाँ पे ये बहुत अच्छे से अल्फ्रेड वैगनर साहब ने बोला कि कहीं ना कहीं ये कभी बिल्कुल ही आपके सदर्न पोल के आसपास रहे होंगे, और वहां पे ठंडा टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ ग्लेशियर्स थे जो मूव करे। और इसी से मैं प्रूव कर सकता हूं कि भैया ये क्या है, आपका ड्रिफ्टिंग होने के बाद जो सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था उसके टूटने के बाद ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट करे हैं आपके सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स, एंड स्टिल इवन टुडे ऑस्ट्रेलियन इंडियन प्लेट दे आर मूविंग नॉर्थवर्ड्स। ये बात आपको भी पता है। तो ये इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया। अब जरा लैंग्वेज पढ़ लो कि भैया द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। भैया जो हमें गोंडवाना सेडिमेंट्स मिले इंडिया से वो 6 जगह और मिले। एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलेट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। भैया जब हमें टिलेट मिला तो हम समझ गए ग्लेशिएशन हुआ है। तो इसके काउंटर पार्ट्स कहां का मिले हमें, अफ्रीका में, फाकलैंड आइलैंड में, मेडागास्कर में, अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो ओवरऑल रिजेंबलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट दैट दीज लैंड मासेस हैज रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज। द ग्लेशियल टिलेट्स प्रोवाइड अनएम्बिगस एविडेंस ऑफ पैलियोक्लाइमेट्स एंड आल्सो ऑफ ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। तो इससे मैं समझ आ गया। तो तीनों फैक्टर समझ आए आपको, वन बाय वन मैं बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला भैया अल्फ्रेड वैगनर साहब ने क्या एविडेंस दिया सपोर्ट करने के लिए, इन्होंने बोला भैया जिग्स ऑफ फिट। जिग्स ऑफ फिट का मतलब सर क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की हमने बात करी, वो एक दूसरे में फिट हो रहे थे। दूसरा इन्होंने बताया भैया क्या, रॉक्स ऑफ सेम एज, हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो रॉक मिल रही है वो सेम एज की हैं, इसका मतलब उनके बीच में पहले ओशियन नहीं था। तीसरा फैक्टर इन्होंने क्या बताया, तीसरा बताया भैया टिलेट।
और टिलेट से हमें समझ आ गया कि यहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ है, और अगर यहाँ पे ग्लेशिएशन हुआ है तो भैया कहीं ना कहीं ये साउथ के पास रहे होंगे और फिर ड्रिफ्ट करके बाद में आए हैं, क्योंकि जिस इक्वेटर जिस लैटिट्यूड पे भैया ये लाई कर रहे हैं वहां पे अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। हमने कहा ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, चौथा फैक्टर जो है वो अभी आपका प्लेसर डिपॉजिट। अब देखो प्लेसर डिपॉजिट क्या बात समझो, हुआ क्या कि आपकी अफ्रीका के अंदर एक प्लेस है जिसको बोलते हैं हम घाना, ठीक है, घाना। अब घाना में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज माय घाना, यहां पे मेरे को क्या मिले, गोल्ड के डिपॉजिट्स मिल रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहां पे क्या मिल रहे हैं मेरे को, वेंट्स नहीं मिल रहे गोल्ड के। वेंट्स क्या है, वन बाय वन, कोई भी एक साथ नाम ही नहीं छोड़ता मैं जो आपको रटवाऊं मतलब में। फिर हमने देखा ब्राजील, ब्राजील में क्या भैया हमें गोल्ड मिलता है, और गोल्ड के साथ साथ अगर मैं कहूं यहां पे हमें वेंट्स भी मिले। अब ये वेंट्स क्या है, थोड़ा सा समझो रफली। मैंने कहा कि भैया आपके जितना भी आज मैं मैग्मा, जितनी भी रॉक्स, जितने भी मिनरल और जो भी देख रहा हूं वो मेरे कहां से आ रहे हैं सर, दे आर कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैं ऑलरेडी आपको समझा सका हूं, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, सियाल सीमा, ठीक है, ये सारी चीज। अच्छा, और निफे, तो ये सब कहां से आते हैं सर, इंटीरियर ऑफ अर्थ से आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात करी कि भैया ये जो है 100 तक की हाइट तक मैं बोलता हूं क्रस्ट, अप टू 100। अब आपको पता है ओशियनिक क्रस्ट थिन होती है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऑलरेडी बता चुका हूं। और डेंसर कौन होता है, डेंसर कौन होता है, ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, बिकॉज ये किसकी बनी होती है, सियाल की बनी होती है, और वो सीमा की बनी रहती है। ये सारी चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बहुत गहराइयों में लेके जाऊंगा, बात समझना। अब ये क्रस्ट है, तो जो भी भैया गोल्ड आ रहा है वो कहां से आ रहा है सर, वो दैट इज कमिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, दिस इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जब फॉर एग्जाम्पल जब यहां पे गोल्ड है, अब गोल्ड है तो क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बात को समझना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब जब कहीं का भी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो भैया यहाँ पे क्या है, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होंगे आपके। जब रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं किसी भी चीज का, आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो चीज एक्सपेंड होती है। आज मैं एयर को हीट करूं, ठीक है, एयर क्या मैं आपको ही हीट कर दूं नीचे से, ज्यादा हीटर लगा के तो आप भी ऊपर उछलोगे। तो मतलब लॉजिक समझना, ये तो मैं मजा कर रहा था। तो भैया जब भी क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यहाँ कन्वेक्शन करंट्स राइज होते हैं। तो भैया जब क्या होगा, ये जो गोल्ड था फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, ये क्या करेगा भैया, धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा। और ये जो आपका पाथ बन रहा है इसके आने का, इसको बोलता हूं वेंट। अब मैंने आपसे कहा कि भैया वेंट क्या है, अब वेंट क्या है भैया, यहां से आया, अब आने के बाद क्या हुआ होगा कि भैया कुछ गोल्ड जो है वो जैसे अर्थ के इस वाले इंटीरियर के पार्ट में पहुंच गया, कुछ गोल्ड इधर पहुंच गया, है ना। जब हमने भैया बाद में डिगिंग करी, जब हमें बात समझ में आई कि भैया हम और मिनरल्स निकाल सकते हैं, तो यहां पे हमें गोल्ड मिल गया। अब यहां पे हमें गोल्ड मिला कहां पे, ये घाना में। तो घाना में जैसे गोल्ड मिला तो भैया सारे के सारे लोग पागल हो गए, सारे लोग पागल हो गए कि और गोल्ड चाहिए, और गोल्ड चाहिए। फिर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ गोल्ड है, तो इन्होंने देखा कि भैया क्या इसका सोर्स कहाँ है, तो इसका कोई सोर्स ही नहीं मिला, मतलब वेंट ही नहीं मिला। अच्छा, फिर मैं यहाँ आया ब्राजील में, मेरे को गोल्ड मिला, मैंने वहां देखा तो इसके वेंट भी मिल रहे हैं मेरे को ब्राजील में। तो इससे इन्होंने बोला कि भैया पहले हुआ क्या होगा कि आपका भैया जो मेरा साउथ अमेरिका है दैट इज ब्राजील वाला पार्ट, और भैया मेरा अफ्रीका जो है वो कनेक्टेड थे, तो वो कनेक्टेड थे, तो उस वेंट से जो भी निकला भैया, जो ब्राजील के अंदर जो वेंट से वहां से जो गोल्ड निकला, कुछ गोल्ड इधर आया, कुछ इधर आया। अब ऐसा तो है नहीं, अगर यहाँ पे अगर ये कनेक्टेड नहीं होते, बीच में ओशियन होता, तो वो गोल्ड कहाँ स्प्रेड होता, ओशियनिक क्रस्ट पे स्प्रेड होता। तो ये बात हमें समझ आई। तो इन्होंने बोला कि भैया प्लेसर डिपॉजिट्स जो हमें मिल रहे हैं वो भी एविडेंस है कि बोथ दीज कॉन्टिनेंट्स वर कनेक्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स इन गोल्ड इन द घाना कोस्ट and the absolute absence of source rock in the region is amazing fact. Gold bearing veins are in Brazil. कहां पे है वो, ब्राजील में है veins, and it is obvious that the gold deposits of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. तो प्लेसर डिपॉजिट्स की बात हुई, आपने कहा ओके सर। इसके बाद क्या होगा, फिर फॉसिल्स मिलेंगे। अब देखो फॉसिल्स में बहुत बहुत सारी चीजें हैं, मस्त समझाता हूं, एक डायग्राम डाला है मैंने, उससे समझोगे। आओ, अब हमने देखा क्या भैया, हमने देखा कि फॉसिल्स क्या है। मैंने कल की क्लास में आपको समझाया हेरिटेज एंड इवोल्यूशन में कि भाई जो भी हमारे पास रिमेन्स बच जाते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के इम्प्रिंट्स या रिमेन्स, उन्हें हम फॉसिल बोल देते हैं। तो हुआ क्या, अब छोटी सी बात समझना बहुत मस्त, कि हमें लेमूर्स के फॉसिल मिले, 3 जगह से मिले। 3 जगह कहां कहां से मिले सर आपको, एक मिले मेरे को मेडागास्कर से, एक मिले मेरे को अफ्रीका से, और एक मिले मेरे को इंडिया से। लेमूर्स के कहां से मिले, इंडिया से मिले, और सर अफ्रीका से मिले, और हमें मिले भैया मेडागास्कर से, यहां मेडागास्कर है।
तो अब आपने कहा, तो इन्होंने कहा कि भैया पहले क्या होगा कि ये एक सिंगल हैबिटेट में रहते होंगे, जो ये मतलब ये तीनों लैंड मास कनेक्टेड थे, उस सिंगल हैबिटेट में रहते होंगे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये ओशियन का फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ, जब अटलांटिक ओशियन का, तो कुछ लेमूर्स भैया जो है वो इंडिया में रह गए, कुछ जो उसकी वजह से अफ्रीका में आ गए, कुछ भैया मेडागास्कर पे रह गए, तभी तो पॉसिबल होगा ये। अब यहाँ पे लॉजिक देखो, अब कुछ लोगों ने कहा कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है बाद में गए हो, ऐसा भी तो हो सकता है बाद में गए हो। तो भैया लेमूर जो है वो कोई इतना तगड़ा प्रोफेशनल स्विमर तो है नहीं, ना उसके पास कोई ऐसा शिप है, ना कोई टेक्नोलॉजी है, नॉर्मल टेरेस्ट्रियल एनिमल है। लेमूर क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, बेचारे को कहाँ इतना तैरा दोगे तुम कि 7 समुद्र पार करके पहुंच जाएगा, उसे तो शिद्दत वाला प्यार भी नहीं है, शिद्दत वाला प्यार भी नहीं है उसे तो भैया वो इंग्लिश चैनल पार कर ले। तो ये सिंपल सी बात बताई गई कि पहले ये कनेक्टेड थे। उसी तरीके से जब आप देखोगे, आपको मेजोसोरस एक रेप्टाइल है, रेप्टाइल मेजोसोरस, अब उसके हमें रिमेन्स मिले, कहाँ मिले कि भैया जो आपका केप ऑफ गुड होप वाला सॉरी केपटाउन वाला जो एरिया नीचे अफ्रीका के, वहां फॉसिल मिले, और आपके सदर्न अमेरिका में मिले, पेरू वाले और इस वाले रीजन में। अच्छा, जब हमें ये इसके फॉसिल यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं, तो फिर इन्होंने क्या बोला कि ये सेम इनके साथ हुआ होगा कि पहले ये कनेक्टेड थे कॉन्टिनेंट और वहां इनकी हैबिटेट थी, और बाद में ये अलग हो गए, तो ये अलग अलग हो गए। अब फिर कुछ लोगों ने बोला क्या पता ये भी तैर के पहुंच गया हो, तो भैया ये भी फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, तो 4000 किलोमीटर कहां से ट्रेवल करके पहुंचेगा ये, या जितना भी डिस्टेंस है, ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल है बेचारा, उसमें ब्रैकिश वाटर्स में रहता है, तो कैसे ये रेप्टाइल जो है भैया इतना लंबा सफर करके पहुंच जाएगा वहां पे, तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि ओशियन तैर के पहुंच जाए। उसी तरीके से फॉसिल रिमेन ऑफ साइनो नेथस अ ट्राइसिक लैंड रेप्टाइल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर लॉन्ग, इसके भी साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों जगह से मिल रहे हैं आपको, ठीक है। फॉसिल एविडेंस ऑफ द ट्राइसेकेंड रेप्टाइल, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। फॉसिल ऑफ द फर्न, ये एक भैया प्लांट था जो आपको भैया ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा है, अंटार्कटिका में भी मिल रहा है, अफ्रीका में भी मिल रहा है, साउथ अमेरिका में भी मिल रहा है, तो ये कैसे पहुंचेगा। तो हमने कहा कि भैया पहले क्या था, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो थे वो कनेक्टेड थे, सिंगल हैबिटेट थी, बाद में ये ड्रिफ्ट हुए तो वो बेचारे लोग डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो यही तो रीजन रहा होगा। तो व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो अडेप्टेड टू लिविंग ऑन लैंड और फ्रेश वाटर में है, उनके भैया हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं इन मराइन बैरियर्स के रहने के बाद भी अलग जगह। तो द ऑब्जर्वेशन दैट लेमूर्स अकर्स इन इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका लेट्स सम टू कंसीडर, ये ऑलरेडी बता दिया कि पहले ये कंटीजियस लैंड मास था जिसको लेमूरिया बोलते हैं, लिंकिंग दिस 3 लैंड मास। उसके साथ साथ मेजोसोरस जो रेप्टाइल है वो फ्रेश वाटर रेप्टाइल और शैलो ब्रैकिश वाटर में रहता है, उसके स्केलेटन्स हमें मिले हैं सदर्न केप प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका और एरेवर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील से मिले हैं, और दीज 2 लोकेलिटीज आर प्रेजेंट 4800 किलोमीटर भैया एक दूसरे से दूर है, तो इतना तो तैर के नहीं पहुंचा होगा, इतना बड़ा तैराक तो ये नहीं है। अब ये सारे फैक्टर्स जो थे, इन्होंने क्या करा, सीडीटी को सपोर्ट करा। तो फटाफट से रिवीजन देता हूं। मैंने सबसे पहले बताया आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हु गिवन, जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट एल्फ्रेड वैगनर। एल्फ्रेड वैगनर ने सिंपल सी बात क्या कही, भैया जितना भी आप कॉन्टिनेंट देख रहे हो, पहले सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको बोलते थे हम पेंगिया, और भैया वो पेंगिया जो है मेरा आगे चल करके स्प्लिट होता है किसमें, लॉरेशिया, और दूसरा मैंने बताया गोंडवाना लैंड। और जो लॉरेशिया है, लॉरेशिया क्या बनाता है, जो भी आपके नदर्न कॉन्टिनेंट्स हैं, और गोंडवाना बनाता है कौन से, सदर्न कॉन्टिनेंट। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ये चीज आप याद रखना, जो भी गोंडवाना वाले चीजें थी वो किसकी तरफ, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, वो इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट होंगी। तो इन्होंने बोला कि भैया बाद में चल के कॉन्टिनेंट्स बने, और इनके बीच में एक भैया सी बना जिसका नाम था 33C, 33C। उसके बाद इनसे पूछा गया कैन यू सपोर्ट योर स्टेटमेंट, तो इन्होंने बोला भैया रॉक्स मिली है सेम एज की, फॉसिल मिले हैं मुझे, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला भैया फिट करके दिखा सकता हूं मैं, जिक्सॉ फिट, ठीक है। उसके साथ साथ इन्होंने भैया ये सारे फैक्टर्स दिए किसको, किसको भैया, इन्होंने बोला टिलेट, कि कभी इंडिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर ग्लेशियर्स मूव है, ये कब पॉसिबल रहा होगा, जब भैया ये नीचे रहे होंगे और एक साथ जुड़े हुए होंगे, तो ये प्लेसर डिपॉजिट्स भी, उसके बाद फिर मेरे को मिले प्लेसर डिपॉजिट्स, कि भैया कहीं वेंट है, तो वहां तो सोना मेरे को समझ आ रहा है, जहां वेंट ही नहीं है और सोने की सिमिलरिटी भी है, तो भैया ब्राजीलियन वेंट से वो भैया घना तक कैसे पहुंच गया, गोल्ड उड़ के तो नहीं पहुंचा। तो ऑल दीज वर इन द सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। मजा आया। अब लोगों की इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, पता नहीं नाम से डर जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वैगनर, पता नहीं क्या क्या पढ़ना, सिंपल है कुछ नहीं है, ठीक है। पूरे टॉपिक्स आपके जितनी भी आपका सिलेबस है भैया, यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ का, सब अच्छे हैं, बस आपको क्या पढ़ना है, इंटरेस्ट जगा के पढ़ना है, चीजों को समझने के लिए, सीखने के लिए पढ़ना है, रटने के लिए नहीं पढ़ना। अब उसके बाद इनसे पूछा गया कि चलो मान लिया आपकी बात कि कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट करे हैं और आपके एग्जाम्पल भी आपने सही दिए हैं, सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि व्हाट वर द फैक्टर्स बिहाइंड दिस ड्रिफ्टिंग, कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से क्या हुआ, ये ड्रिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये ड्रिफ्ट हुआ है।
तो भैया इनसे पूछा गया कि भाई रीजंस फॉर द ड्रिफ्टिंग, रीजंस फॉर द ड्रिफ्टिंग, या मैं कहूं कि भैया फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, तो प्लीज राइट डाउन फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। अब आप मेरे से पूछोगे सर कौन कौन से फोर्स थे, तो भैया इन्होंने दो डायरेक्शन में बताया मूवमेंट का, दो डायरेक्शन में बताया मूवमेंट का। तो आओ जरा मैं आपको समझाता हूं कौन कौन से फोर्स थे। तो सबसे पहला जो इन्होंने बोला, वो इन्होंने बोला कि भैया जो मूवमेंट हुआ वो कहां हुआ, टुवर्ड्स द इक्वेटर, दैट इज इक्वेटर वार्ड्स। इन्होंने बोला जो इक्वेटर वार्ड्स मेरा मूवमेंट हुआ है वो किन किन फोर्सेस की वजह से हुआ है, तो इन्होंने उसमें कुछ फोर्सेस बताए, जैसे आपका ग्रेविटी। दूसरा फोर्स क्या था इनका, पोल फ्लीइंग फोर्स। सुबह से मैं जब आपकी पीडीएफ बना रहा था, मैं एक छोटा सा मैंने सोचा एक एनिमेशन मैं डाल दूं पोल फ्लीइंग फोर्स का, मुझे पूरे गूगल पे कहीं नहीं मिला। इवन मैंने यूट्यूब पे भी देखा एक्सप्लेनेशन, आधे से ज्यादा लोगों ने गलत समझा रखा था कि हाँ पोल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बिना एनिमेशन के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पोल फ्लीइंग फोर्स हो गया, और भैया इसी के साथ साथ तीसरा जो फोर्स बताया इन्होंने वो बताया बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स क्या है कि भैया जब भी पानी के ऊपर कोई भी चीज तैरती है, तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था कि भैया आर्किमिडीज ने क्या प्रिंसिपल दिया था, मेरे से तो इंटरव्यू ऑप्शन ने भी पूछा था कि एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो मुझे और अच्छे से ध्यान है। तो क्या दिया था कि आर्किमिडीज ने कहा था फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाटर है, तो वाटर के ऊपर जब कोई भी किसी भी वेट की ऑब्जेक्ट जब स्विम करेगी, समझ लो बात को अच्छे से समझेंगे सबर से, क्योंकि ये इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है ही नहीं कहीं, ना गूगल पे किसी ने डाल रखा है ना कहीं। तो मेरा तो आदत बिल्कुल है नहीं कि मैं तुम्हें बस ये बता दूं कि हाँ ये ऐसे पोल फ्लिंग फोर्स हो गया, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत होती थी जब ऐसे टीचर्स पढ़ा देते थे। अब इन्होंने बताया था सिंपल सा, आर्किमिडीज ने ये चीज तो बोली थी, आर्किमिडीज ने बोला कि भैया अब ये जो ऑब्जेक्ट इस पानी के अंदर है, तो इसने कुछ वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर कौन सा वेट ऑफ वाटर, ये वाला डिस्प्लेस किया, ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस किया। तो जब ये वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा तो ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, तो इसका जो अपोजिट फोर्स लगेगा उसको बोलता हूं बायोएंट फोर्स, एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कि जितना वेट ऑफ वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगी उतना ही अपवर्ड फोर्स उस पर लगता है, दैट्स व्हाई उसकी डेंसिटी कम रहती है और वो स्विम करता है। ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल था, उसी को बायोएंट फोर्स बोल देते हैं। यहां मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये पढ़ाऊंगा मैं आपको ग्रेविटेशन में, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि हाँ अब यहाँ पे आपको चीज समझ आए। तो इन्होंने तीन फोर्स बताए, एक बताया आपका ग्रेविटी, एक बताया पोल फ्लिंग फोर्स, और तीसरा बताया बायोएंट फोर्स। ग्रेविटी आप सबको ऑलरेडी पता है, मैं बहुत अच्छे से रोटेशन रिवॉल्यूशन में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। उसके बाद पोल फ्लिंग फोर्स क्या है, देखो पोल फ्लिंग का मतलब होता है अवे फ्रॉम द पोल। तो जैसे जैसे एक सिंपल सी बात समझो, मैंने आपसे बात करी कि जब हम पेंगिया की बात कर रहे थे, तो हमारे भाई साहब ने क्या कहा कि जो गोंस वाला लैंड है ना वो कहीं ना कहीं सदर्न पार्ट में रहा होगा बहुत, तभी तो ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं इस पे। अब हम देख रहे हैं कि क्या ये सदर्न, बिल्कुल सदर्न पोल के आसपास है ये एरिया, नहीं, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आज मुझे कहां देखने को मिलते हैं सर, नियर अबाउट इक्वेटर। तो ये जो ड्रिफ्टिंग हुई, ये जो ड्रिफ्टिंग हुई वो टुवर्ड्स द पोल होगी कि अपोजिट टू पोल होगी, मैंने मोस्टली वीडियो देखी उस पर टुवर्ड्स द पोल बता रखा है। तो ये पोल फ्लिंग का मतलब होता है अवे फ्रॉम द पोल। तो पोल से जब ये इक्वेटर की तरफ ड्रिफ्ट किए उसको हम बोल देते हैं क्या, पोल फ्लिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा सर ये पोल फ्लिंग फोर्स आता कहां से है, तो बॉयज एंड गर्ल्स दिस इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रिफिकल फोर्स, इसका नाम ही बस पोल फ्लिंग फोर्स है, इसका पूरा फंडा सेंट्रिफिकल फोर्स पे डिपेंड है। अब जब मैं आपको रोटेशन पढ़ा रहा था मैंने कुछ चीजें समझाई थी आपको। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाई थी कि फॉर एग्जांपल इट इज माय इक्वेटर, बात को समझना, कंबाइन करूंगा सारे टॉपिक्स, दिस इज माय इक्वेटर। तो ये मैंने बहुत प्यार से आपको बताया था कि स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम एट पोल्स, तो ये यहाँ पे स्पीड ज्यादा होती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि ये पोल्स पे बिल्कुल मिनिमम स्पीड होती है, और अगर मैं पिन पॉइंट पोल की बात कर लूं तो वहां तो स्टेशनरी थी चीजें, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। उसी के साथ दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि स्पीड कम होती है बट सेंट्रिफिकल फोर्स, काउंटर एक्टिंग फोर्स भैया ग्रेविटी का सबसे हाईएस्ट रहता है पोल पे, और सबसे कम रहेगा कहां, सॉरी सबसे हाईएस्ट रहता है इक्वेटर पे, कम रहेगा कहां, पोल पे। अब पोल पे सेंट्रिफिकल फोर्स कम है तो अगेंस्ट द एक्सिस एक्ट करेगा, और जो आपके ये कॉन्टिनेंट्स है जो ड्रिफ्ट कर रहे हैं वो कहां करेंगे, टुवर्ड्स द इक्वेटर ड्रिफ्ट करेंगे। और इसी को इन्होंने बोला था पोल फ्लिंग फोर्स, कि भाई जस्ट बिकॉज द स्पीड ज्यादा है और भैया वहां पे क्या है सेंट्रिफिकल फोर्स ज्यादा है अर्थ के बलजी होने के कारण, तो वहां उसकी तरफ चीजें ड्रिफ्ट करेंगी टुवर्ड्स द सेंटर, और उसी को इन्होंने बोल दिया पोल फ्लिंग फोर्स। तीसरा फोर्स क्या था, बायोएंट फोर्स,
तो भैया जब ये पूरा का पूरा आपका जो लैंड है जो तैर रहा था किस पे तैर रहा था, पेंथलासा पे, तो वहां पे बायोएंट फोर्स भी कुछ लगा होगा जिसकी वजह से ये क्या हुए, ड्रिफ्ट हुए, अलग हुए एक दूसरे से। तो 3 फोर्स दिए इन्होंने, और इन तीनों फोर्स पे इन्होंने बोला कि जो भी ड्रिफ्टिंग हुई मेरी हुई इक्वेटर वर्ड्स। इन्होंने कहा कि सिर्फ इक्वेटर की तरफ ही ड्रिफ्ट किए हैं, तो सब इक्वेटर पे क्यों नहीं आ गए? तो इन्होंने बोला नहीं भैया, एक और फोर्स था और वो उसने ड्रिफ्ट करा कहां, वेस्टवर्ड्स। इन्होंने बोला कि वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग भी हुई है। अब हमने कहा वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग किसकी वजह से हुई है? इन्होंने बोला था कि भैया अर्थ का वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है, वही रिवॉल्यूशन होता है, तो टाइडल फोर्स लगता है इस पे। तो उस टाइडल फोर्स के कारण, बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्स किसकी वजह से लगता है? सन एंड मून। टाइड्स और वेव्स में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं आपको। और ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून क्या लगता है मेरा? टाइडल फोर्स लगता है। ज्यादा किसका लगता है? मून का लगता है। अब आप बोलोगे मैंने ऑलरेडी समझा चुका है क्यों लगता है, क्योंकि भैया इसका डिस्टेंस कम है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इसका ज्यादा लगता है। इनको काउंटरैक्ट करने के लिए भी आपको क्या लगता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हाई एंड लो टाइड्स, नीप, स्प्रिंग टाइड्स, सब कुछ मैं समझा चुका हूं, आपको आता है। तो इन्होंने 2 फैक्टर, ये सारे फोर्सेस बताए भैया इक्वेटर वर्ड मूव करेगी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, पोल फ्लिंग फोर्स, बायोएंट फोर्स, तीनों मैं समझा चुका हूं आपको। इसके साथ साथ उन्होंने बोला कि वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट करेगी भैया किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द टाइडल फोर्स, इन 2 डायरेक्शन में मूवमेंट होंगे। तो इन्होंने कह दिया अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो आओ जरा बात समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वैगनर उन्होंने बोला इक्वेटर वर्ड्स होगी भैया ग्रेविटी, पोल फ्लिंग फोर्स और बायोएंट फोर्स की वजह से, विच इज ऑफर्ड बाय द वाटर, शिप फ्लोट्स इन वाटर ड्यू टू द बायोएंट फोर्स, हमने सब बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं। वेस्ट वर्ड भैया होगी किसकी वजह से? टाइडल करंट की वजह से, क्योंकि अर्थ का जो मोशन है, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट में, तो टाइडल करंट्स एक्ट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अकॉर्डिंग टू वैगनर। हमने कहा ठीक है। वैगनर ने सजेस्ट करा कि टाइडल फोर्स ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून और सन की वजह से आता है, सन का लेकिन कम रहता है, ऑल्सो प्लेड अ मेजर रोल। हमने कहा ठीक है। पोल फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि भैया किसकी वजह से आता है? वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आता है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द रोटेशन। प्लीज याद रखना, रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन, ठीक है? ओके। तो अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्ज है इक्वेटर पे, तो दिस बल्ज के कारण रोटेशन की स्पीड ज्यादा रहती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका इक्वेटर पे ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करते हैं फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। आपने कहा बहुत बढ़िया सर। फिर क्या हुआ? जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इंक्रीज होता है, कहां से? एज वी मूव फ्रॉम पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। दिस इंक्रीज इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैज लेड टू पोल फ्लिंग अकॉर्डिंग टू वैगनर, बता चुका हूं ऑलरेडी। टाइडल फोर्सेस ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन, बार बार नहीं बताऊंगा, बता दिया मैंने आपको। अकॉर्डिंग टू वैगनर दीस फोर्सेस वुड बिकम इफेक्टिव जब ये मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स पे लगेंगे और इनकी वजह से हुई ड्रिफ्टिंग, इनकी वजह से हुई ड्रिफ्टिंग। अब आपने कहा सर बात तो बड़े ही मजे की है कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझ ली और हमें समझ आ गया कि आज जो कॉन्टिनेंट्स है वो कैसे बने, और सर लेकिन रियलिटी क्या थी? रियलिटी क्या थी कि इनकी जो थ्योरी थी उसमें इतनी चीज तो हमने एक्सेप्ट करी, इतनी चीज तो हमने एक्सेप्ट करी कि भैया इनकी जो थ्योरी थी उसमें इतनी चीज तो हमने एक्सेप्ट करी कि यस कॉन्टिनेंट्स हैज ड्रिफ्टेड। सीडीटी में सबसे पहली बात क्या थी? ड्रिफ्टिंग की थी। तो ड्रिफ्टिंग वाली बात तो इनकी थ्योरी की मान ली गई, लेकिन इनके जो एविडेंस थे उनको क्रिटिसाइज करा गया कि यार तुम्हारे जो एविडेंस है वो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। और तीसरी चीज इनके जो थे फैक्टर्स, उनको तो नकार ही दिया गया। वैगनर साहब के फैक्टर्स को नकार दिया लोगों ने। उन्होंने सीधे बोला कि अच्छा एक बात बताओ, डू यू रियली थिंक कि इतने ह्यूज मास को स्प्लिट कर सकता है ग्रेविटेशनल पुल? ठीक है सॉरी कि ग्रेविटेशनल पुल, पोल फ्लिंग फोर्स, टाइडल फोर्स, बायोएंट फोर्स, ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं ही नहीं कि ये भैया एक इतने बड़े पीस ऑफ लैंड को स्प्लिट कर दें और उसके बाद स्प्लिट करते रहे। तो इनको बोला गया कि योर फैक्टर्स आर रॉन्ग, ठीक है, वी डोंट एग्री विद यू पीपल, मतलब विद यू एल्फ्रेड वैगनर साहब। तो वैगनर साहब ने कहा कोई नहीं भैया, नहीं मान लो ये बात, तो ड्रिफ्टिंग का मानते हो? हमने कहा बिल्कुल मानते हैं। एविडेंसेस को मानते हो? हमने कहा एविडेंस भी थोड़े से हमें आपके ठीक ठीक लग रहे हैं। फैक्टर्स, हमने बोला भैया फैक्टर्स को नहीं मानते। तो वैगनर साहब आए फुल एटीट्यूड में, बोले अगर नहीं मानते हो तो मुझे बताओ फिर तुम होगा क्या। तो फिर इसके बाद आएंगे भैया आपके होम्स, जिनकी हम बात करेंगे, जो आपकी लाएंगे सी फ्लोर स्प्रेड थ्योरी, और उसकी भी हम बात करेंगे अभी आज की क्लास में। तो ड्रॉबैक देख लो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के क्या थे। वैगनर साहब ने क्या करा? फेल टू एक्सप्लेन व्हाई द ड्रिफ्ट बिगेन ओनली इन मेसोजोइक एरा एंड नॉट बिफोर, कि मेसोजोइक एरा में ही क्यों शुरू हुई वो। उसके बाद इनकी जो थ्योरी थी उसने सिर्फ कॉन्टिनेंट्स की बात करी है, बट ओशियंस की बात उसने नहीं करी है। एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू एवरीथिंग अबाउट द ओशियंस। डोंट यू थिंक ओशियंस आर आल्सो फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी थिंक? हमारे हिसाब से क्या बस पानी है, पर जब जो भी
नॉर्मल बंदा है उसके हिसाब से क्या है, पानी है, बस कहीं कहीं से न्यूज में सुन लेता है कि हाँ कुछ बरमूडा ट्रायंगल है, कुछ ट्रेंच होती है। बट जब मैंने आपको ओशियन की टोपोग्राफी पढ़ाई तो आपको लगा ना कि मिड ओशियनिक रिजेस हैं, वॉल्केनो हो रहे हैं भैया, ठीक है, कुछ माउंटेन्स बन रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से माउंटेन बन रहे हैं, फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, शील्ड लावा है, कंपोजिट लावा है, इतनी सारी चीज मैंने आपको ओशियन के अंदर पढ़ा दी है। तो इन्होंने उस चीज को तो कंसिडर ही नहीं करा। ही टॉक्ड ओनली अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। तीसरी चीज क्या थी, इनके जो प्रूफ्स थे वो अजम्पशंस और जनरलिस्टिक ज्यादा थे, है ना, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है। फोर्सेस लाइक बायोएनर्जी, टाइडल, ये इतने वीक फोर्स हैं कि ये मूव नहीं कर सकते कॉन्टिनेंट्स को। फिर उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी आती है, जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स आएगी आपकी, वो एक्सेप्ट करती है कि पेंगिया तो था एंड रिलेटेड लैंड मासेस भी थे, बट उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ड्रिफ्ट का वो गलत है, यानी कि फैक्टर्स गलत हैं। लेकिन कुछ भी हो, वी शुड अप्रिशिएट दिस पर्सन एल्फ्रेड वेगनर, कि एटलीस्ट इनकी वजह से हमारे दिमाग में आया कि हमें ये चीज पढ़नी चाहिए, और इन्होंने बहुत हद तक जो है ये बात प्रूव कर दी लोगों के सामने कि हमारे कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंट्स होते हैं सर ड्रिफ्ट। हमने कहा ठीक है, तो जरा अब आइए आगे चलते हैं और हम बात करेंगे यहाँ कन्वेक्शन करंट थ्योरी। Very important, and people think this is very complicated, but trust me, I will make it easy. Give me 10 to 15 minutes and you will be like wow, ठीक है। चलो, तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या थी? तो कन्वेक्शन करंट थ्योरी भैया जो है आर्थर होम्स थे 1930 में। इन्होंने बताया कि हमारा जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं, और ये जनरेट क्यों होते हैं? बिकॉज जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कॉजिंग थर्मल डिफरेंसेस इन द मेंटल। थोड़ा सा हिंट में अभी ऑलरेडी आपको दे चुका था। अब जरा आओ आपको मैं पूरी पिक्चर दिखाता हूं। अब जरा आओ पूरी पिक्चर देखो। मेरी बात को समझना। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक होता है मेरे पास क्रस्ट। दोबारा समझाता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक होता है मेरे पास क्रस्ट। इधर नहीं, साइड में लिखो, यहां पे तो चलो यहीं लिख लो। समझ रहा, 10 मिनट और देना मेरे को, एक टॉपिक ही एकदम मक्खन कर दूंगा मैं आपका। ये होता है भैया मेरा क्रस्ट। आपने कहा हाँ सर आपने बताया था। फिर मैंने आपको बताया था, फिर आता भैया मेरा मेंटल। मैंने बोला था 0 से 100 तक की हाइट पे होता है। ओशियनिक क्रस्ट थिन होती है, मतलब थिन होती है, और जो आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक होती है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके मैं अभी रफ बना रहा हूं, तो क्रस्ट हो गया। फिर उसके बाद आता भैया मेरा मेंटल। आपने कहा ठीक है, मेंटल कहां तक होता है सर? अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। अच्छा, फिर उसके बाद आता है भैया मेरा क्रस्ट। ये होता है आपका भैया मेंटल। तीसरी चीज भैया मेरे पास होती है कोर। तो भैया जो हमारे आर्थर हुम्स थे 1930 में, इन्होंने बताया क्या, वो चीज समझो बहुत ध्यान से। मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था, बस आपको याद दिला रहा हूं कि भैया जो अपर मोस्ट पार्ट होता है मेरा मेंटल का, अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल, अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल प्लस क्रस्ट, तो इन दोनों को मिलाकर के मैं क्या बोलता हूं? लिथोस्फीयर। याद आ रहा होगा। इनको मिलाकर के बोल देता हूं लिथोस्फीयर। आपने कहा था बिल्कुल सही सर। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि भैया यहां से लेकर के अप टू द डेप्थ ऑफ 400, अप टू द डेप्थ ऑफ 400 किलोमीटर, ये मेरा जो पार्ट होता है ये है मेरा मोल्टन मैग्मा, और इसको मैं क्या बोलता हूं? एस्थेनोस्फीयर। इसको हमने क्या बोला था? एस्थेनोस्फीयर। और ये कैसा होता है सर? ये लिक्विड होता है। और ये क्या है? एक तरीके से इसमें मोल्टन मैग्मा है। और मैंने आपको बताया था कि भैया दिस एस्थेनोस्फीयर फॉर्म्स द कंप्लीट पार्ट ऑफ द मैग्मा। जो आपका वॉल्केनोज में या जो रॉक्स आपकी निकल रही हैं वो कहां से निकलती है? वो इस एस्थेनोस्फीयर से निकलती है। तो इतनी सी बात हमें ऑलरेडी क्लियर थी। और मैंने आपको बताया था कि एस्थेनोस्फीयर जो है वो भैया मेरा कैसा है? लिक्विड है। और मैंने ये भी बता दिया था कि इस लिक्विड के ऊपर ही, इसी के ऊपर ही भैया आपका क्या, जो लिथोस्फीयर है वो मूव करता है। ये लिक्विड है, इसके ऊपर ही ये आराम से फ्लोट कर रहा है। बढ़िया, बेहतरीन, मजे आ रहे हैं इसके जीवन के। तो ये लिक्विड है। तो भैया यहाँ पे आर्थर होम साहब ने यही बोला हमसे। इन्होंने क्या बोला कि भैया जो मेरे पास मेंटल होता है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। वहां पे क्या प्रेजेंट है? मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट है, लावा प्रेजेंट है। तो जब वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो भैया वहां होगा क्या? जैसे मैंने अभी गोल्ड का एग्जांपल दिया था कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वो चीज राइज करेगी, और जब वो चीज राइज करेगी मेंटल से, तो यहां पे क्या आता है? यहां पे आते हैं कन्वेक्शन करेंट्स। इनको मैं क्या बोलूंगा? कन्वेक्शन करेंट्स।
कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे। तो होम्स साहब ने बोला कि भैया आपके क्या होता है, मेंटल के अंदर क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। अब ये करंट्स बन क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात तो सर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है सर, यहां पे सारी चीज मोल्टन स्टेट में है। तो सर यहां पे क्या होगा भैया, आपके थर्मल डिफरेंसेस आएंगे बहुत ज्यादा, और यहां पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं, तो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होंगी आपकी, और जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा हीट जनरेट करती हैं। तो इन्हीं थर्मल डिफरेंसेस, इन्हीं रेडियो एक्टिव रिएक्शन की वजह से क्या होगा, यहां पे कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे। और जब ये कन्वेक्शन करंट्स बनेंगे तो दीज कन्वेक्शन करंट्स विल स्टार्ट टू राइज, दीज कन्वेक्शन करंट्स विल स्टार्ट टू राइज। अब जरा फटाफट से ये सारे नोट्स में लिखते चलो चीजें, और बहुत इंटेंसिटी पे मैं इस टॉपिक को लेकर जा रहा हूं, 10 मिनट बिल्कुल शांत, कुछ नहीं। अब जरा क्या होगा कि मैंने आपसे कहा भैया मेरा मेंटल है, आपने कहा बिल्कुल सही बात है सर, है मेंटल एस्थेनोस्फीयर, और बोल दूं मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली एस्थेनोस्फीयर से आ रहा पूरा मैग्मा, बात खत्म। तो वहां से क्या है सर, आपके कन्वेक्शन करंट्स बनते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनते हैं, इस तरीके से मेरे कन्वेक्शन करंट्स आएंगे। मैंने कहा ये मेरी सरफेस है अर्थ की, क्रस्ट की, ये मेरी क्रस्ट है। अब यहां से कन्वेक्शन करंट्स आ रहे हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्वेक्शन करंट जब यहां से राइज होंगे, तो एक बात मेरे को बताओ, जो भी मोल्टन फॉर्म में लावा और मैग्मा आ रहा है, क्या वो क्रैक डेवलप करेगा इस सरफेस पे, मेंटल पे, ठीक है, इस क्रस्ट पे, सॉरी मेंटल पे नहीं, इस क्रस्ट पे, दिस इज माय क्रस्ट। विल इट डेवलप क्रैक और नॉट? आप कहोगे बिल्कुल सर, बाहर आने के लिए क्रैक डेवलप करेगा, इट विल डेवलप द क्रैक्स, बिल्कुल सर क्रैक डेवलप होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतनी डेप्थ में ज्योग्राफी नहीं मिलेगी आपको सीडीएस के लिए। और भैया क्या होगा कि जब यहां पे सारा का सारे क्रैक जनरेट होंगे, क्रैक जनरेट होने के बाद क्या होगा, क्या आ रहा है वहां से, लावा आ रहा है। लावा क्या है सर, मोल्टन, क्या है, मोल्टन रॉक्स, ठीक है। अब लावा मैं कब बोलता हूं, जब वो बाहर आ जाता है क्रस्ट के। तो लावा आया, लावा आने के बाद क्या होगा, वो भैया इधर इधर स्प्रेड होगा, होगा स्प्रेड, बिल्कुल होगा, और फिर वो होगा कूल डाउन, फिर वो क्या होगा, कूल डाउन होगा। आपने कहा हाँ सर, इस चीज में क्या दिक्कत है? तो यहां पे क्या होगा, ये मेरी रिज बनेगी, ये गड्ढा बनेगा। इसके साथ साथ क्या होगा भैया, ये मेरे यहां पे क्या होगा, स्प्रेड होगा लावा। आपने कहा बिल्कुल होगा, लावा स्प्रेड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, जब ये कन्वेक्शन करंट्स राइज होंगे, तो ऊपर आके मैंने आपको एयर करंट्स पढ़ाए थे ओशियनोग्राफी, सॉरी उसमें क्लाइमेटोलॉजी में, वहां भी मैंने आपको चीज समझाई थी ना, फेरल सेल, हेडले सेल, ये सारी चीजें, वहां भी क्या है, एयर करंट्स राइज हो रहे थे। तो जब एयर वार्म एयर राइज करती थी, तो कहीं ना कहीं जाके तो ठंडी हो रही है, कहीं ना कहीं ठंडी हो रही है, तो वो डिसेंड भी होती थी, डिसेंड भी होती थी। उसके ऊपर मैंने जेट स्ट्रीम वेट स्ट्रीम बहुत कुछ पढ़ाया आपको, जिसने नहीं देखे क्लासेस प्लीज देखो। तो भैया वहां पे क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा, यहाँ पे जो कन्वेक्शन करंट्स है ना भैया, ये भी क्या होंगे, एक जगह पे जाने के बाद ये भी डिसेंड करेंगे। ये भी क्या करेंगे, डिसेंड करेंगे। तो इस जगह पे मेरी क्या बन रही है सर, यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहे हैं, ठीक है। राइजिंग लिम्ब, दो राइजिंग लिम्ब क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो भैया इसको मैं क्या बोलता हूं, राइजिंग लिम्ब, जो नीचे से आ रही है कन्वेक्शन करंट की। अब बस नाम से कुछ रटना नहीं है, राइजिंग राइज हो रही है तो राइजिंग लिम्ब। बुक्स में पढ़ते हो, बहुत सारे लोग हाइप बना के पढ़ाते हैं कि ये राइजिंग लिम्ब पढ़ा दूंगा, वो कुछ नहीं है, बस इतना ही है। राइजिंग लिम्ब मतलब जो कन्वेक्शन करंट मेंटल से बाहर आ रहा है, बात खत्म। तो ये राइजिंग लिम्ब है। तो राइजिंग लिम्ब यहाँ क्या है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो यहाँ पे मेरा कैसा कैसा प्लेट, कैसी प्लेट्स बनेंगी, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ऑलवेज रिमेंबर, डाइवर्जेंट बाउंड्री। अब आप देखो, आपकी प्लेट्स यहाँ क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं, मूव करेंगी, और जब वो मूव करेंगी तो जो नया मैग्मा आ रहा है वो फिल करेगा यहाँ। अब जब वो नया मैग्मा यहाँ आकर के फिल करेगा, तो ये कंस्ट्रक्टिव होगी, लैंड एरिया बढ़ाएगी, अर्थ का सरफेस एरिया बढ़ाएगी या घटाएगी, इट विल ऑलवेज इंक्रीज। और इसी चीज को प्लेट टेक्टोनिक्स में, इसी चीज को मैं प्लेट टेक्टोनिक्स में दोबारा आप लोगों को याद दिलाऊंगा। बस अभी याद कर लो, चीजें समझ लो। डाइवर्जेंट बाउंड्री बनी, बिल्कुल बनी। क्या बनी सर, रिज बनी। मैंने कहा बिल्कुल बनी। क्या यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है? आपने बोला सर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। भैया नो डिस्ट्रक्शन, वी आर ओनली हेयर ऑन दिस चैनल टू कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरी कैसी होती है, राइजिंग लिम्ब बनी। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होगा, अब भैया ऐसा भी तो होगा ना, ऐसा भी तो होगा कि कहीं और से भी कन्वेक्शन करंट्स मेंटल से निकलेगा, वो भी फॉल करेगा। तो ये दो मेरी फॉलिंग लिम्स मिलेंगी यहां, दीज आर टू फॉलिंग लिम्स।
अब जब ये फॉलिंग लिम्स मिलेंगी ना बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या होगा, एक डिप्रेशन क्रिएट होगा जिसको मैं बोलता हूँ जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। अभी कोई टेंशन मत लो उसकी। और यहाँ पे क्या होगा, हमेशा क्या बनते हैं, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस बनेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे क्या होगा कि जब कन्वर्ज करेंगी दो प्लेट तो क्या होगा, जब मेरी ट्रेंच बनती है, जैसे मैंने आपसे बोला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक ओशियनिक क्रस्ट है। ओशियनिक क्रस्ट कैसी है सर, डेंसर है, तो भैया वो ऊपर रह जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकंड, मैंने बोला ये मेरी दो प्लेट है, ये एक ओशियनिक प्लेट है। अभी बस एग्जांपल दे रहा हूं, इसको मैं बाद में कन्वर्ट कर दूंगा, अभी मैं प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ाई नहीं रहा आज की क्लास में, आपको कल पढ़ाऊंगा, बस ध्यान रखना। ठीक है, ओशियनिक प्लेट है, ये मैंने बोला कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो मैंने आपसे बोला डेंसर कौन सी होती है, आपने बोला सर ओशियनिक प्लेट होती है। तो ओशियनिक प्लेट ऐसे रहेगी, और भैया कॉन्टिनेंटल प्लेट जब इससे होगी तो नीचे वो कट जाएगी। ये जो डिप्रेशन बनना है मेरा, इसी को बोलता हूं मैं जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन, जिसमें सेडिमेंट्स पड़ जाते हैं। इसको भी नोट्स में लिख लो, बस इसके धागे खोलेंगे उसमें कल की क्लास में, जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन। अब क्या होगा, मैं ये डायग्राम क्यों बना रहा हूं यहां समझाने के लिए, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं सारी चीज इंटर रिलेटेड है, बट मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। अब क्या होगा, ये जो नीचे जा रही है आपकी, जो कॉन्टिनेंट का पार्ट जो नीचे जा रहा है, ये क्या होगा, नीचे तो भैया मैग्मा है, नीचे क्या है, नीचे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और यहाँ पे क्या है, जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन बना बस, और ये यहां से डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कैसी होती है हमेशा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट, डिस्ट्रक्टिव। और यहां क्या होगा, दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आएंगी, मूव करेंगी। और यहां क्या कर रही थी, दो प्लेट एक दूसरे से अगेंस्ट जा रही थी। ये चीज बताई हमारी किसने, ये हमारे भैया ने बताई, आर्थर होम्स ने, किस तरीके से राइजिंग और फॉलिंग लिम्ब में कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट बाउंड्री बनती है। एक जगह बन रहे हैं रिज और एक बन रहे हैं ट्रेंचेस। जहां रिज बनेंगे वहां क्या है, कंस्ट्रक्टिव है, वो लैंड एरिया बढ़ाएगा, जहां ट्रेंचेस बनेंगे वो लैंड एरिया खाएगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं कि 4 सेंटीमीटर पर ईयर आपका जो है बढ़ रहा है एटलांटिक ओशियन, क्योंकि अटलांटिक ओशियन के अंदर क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, और वो उस रिज से जो मैग्मा निकलता है तो उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। वहीं मैं अगर पैसिफिक ओशियन की बात करूं, वहां भी रिज है, उसका 12 सेंटीमीटर पर ईयर घट रहा है। बट पैसिफिक ओशियन में मैक्सिमम ट्रेंचेस मिलती हैं जो डिस्ट्रॉय भी करती हैं। तो आपका जो पैसिफिक ओशियन है, याद रखेंगे, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां ट्रेंचेस ज्यादा है और आपका एरिया खत्म हो रहा है। इतनी बात है, देखो इतनी डेप्थ की बात मैंने आपको बता दी है। तो ये सब होता है आपका कन्वेक्शन करंट थ्योरी में। इतनी बात हमने समझ ली, अब जरा आओ यहाँ पे बात करते हैं। तो यही बोला आपके आर्थर होम्स ने, बोला कि भैया जो प्लेट्स मूव कर रही है ना, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द पोल फ्लिंग फोर्स, नॉट बिकॉज ऑफ द बायोएंट टाइडल ग्रेविटी, किसी भी फोर्स से ना है भैया। ये किसकी वजह से है, क्योंकि क्या हो रहे हैं, अंदर कन्वेक्शनल करंट्स हो रहे हैं, और इसी को बोल दिया कन्वेक्शन करंट थ्योरी। तो जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी, मेंटल है, मेंटल से भैया क्या होगा, राइज होगी, राइजिंग लिम्ब, कन्वेक्शन करंट राइज हो रहा है। और यहाँ पे क्या बनेगी, रिज बनेगी। ठीक है, रिज बनने के बाद क्या होगा, फिर भैया ये इस तरीके से आएगा, और कहीं दूसरी जगह से कोई फॉलिंग लिम्ब आएगी, ये दोनों जहां मिलेंगी वहां बनेगा ट्रेंच। और ये आपका आउटर कोर है, ये इनर कोर है। कोर का तो मतलब ही नहीं है इसमें, ये किसके बीच में हो रहा है, पूरा क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो आर्थर होम्स ने ये चीज बोल दी। उसके बाद आ गया हो कन्वेक्शन करंट थ्योरी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो इंटेंस हीट जनरेट होती है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, कहां होती है, मेंटल में होती है, 100 से 2900 किलोमीटर, उसमें भी 400 किलोमीटर तक एस्थेरोस्फीयर, मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया। वो उसको एक पाथ चाहिए टू एस्केप एंड गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल। मेंटल में क्या बनेंगे, कन्वेक्शन करंट्स। आपने कहा ठीक है, वेन एवर राइजिंग लिम्स मिलती हैं, ओशियनिक रिजेस बनती हैं। ओशियनिक रिज में क्या होगा, एक आपका डिप्रेशन बनता है जिसको रिज बोलते हैं, और उसके बगल में क्या होगा, मैग्मा जमा होता जाएगा, और वहां क्या बनेंगे, माउंटेन्स बनेंगे। और कैसे माउंटेन्स बनते हैं, पैरेलल माउंटेन्स, में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं जब मैं ओशियनोग्राफी पढ़ा रहा था, बस इतना याद रखना। अच्छा, ऑन द सी फ्लोर ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, यहाँ पे डाइवर्जेंस होगा। एंड वेयर एवर फॉलिंग लिम्स मीट, ट्रेंचेस फॉर्म होंगे ड्यू टू कन्वर्जेंस ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट, जिसको टेक्टोनिक प्लेट बोल देते हो। एक सेंटेंस को समझाने के लिए मैंने पूरी मेहनत की है ऊपर, जिससे कि आपको ये ना लगे कुछ भी कि आपको रटना है और ज्योग्राफी टफ है। द मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स इज कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा इन द मेटल। मेंटल समझ में आ गई कि जो मेरी लिथोस्फेरिक प्लेट है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो ओशियनिक प्लेट है, जो आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे, वो किस वजह से मूव हो रही है, बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल करंट्स इन द मेंटल। फिर प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ के सारी थ्योरी अपन कंबाइन करके एकदम जबरदस्त हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ भी देख लो, मेंटल है भैया, मेंटल से आपका मैग्मा आया, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी, यहाँ पे क्या हुआ, ये मिड ओशियनिक रिज बनेगी मेरी, और यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी। उसी तरीके से जब भैया ये जाकर के जहां फॉलिंग लिम्स मिलेंगी, ठीक है, वहां मेरे क्या बनेंगे, ट्रेंचेस बनेंगे। आप देख सकते हो, ट्रेंचेस आर द जियोसिंक्लाइन डिप्रेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब यहां बहुत बहुत ईजी है, अब इसको बात को समझना कि भैया क्या क्या चीजें थी।
हमें जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थी उससे उसको हम उसके लिए हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले, क्या क्या चीजें थी, यहाँ अब इजिली आपको चीजें समझ आ जाएंगी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि जो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज थी प्रोवाइडेड कंसीडरेबल इंफॉर्मेशन दैट वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ वैगनर, जो वैगनर के टाइम पे नहीं थी जब उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बनाई। बट बाद में हमने मैपिंग करी ओशियन फ्लोर की, यानी कि हमने ओशियन फ्लोर को समझा क्या होता है भैया कॉन्टिनेंटल राइज क्या है भैया, मिड मिड ओशियनिक रिजेस क्या है। उसके साथ साथ हमने क्या स्टडी करी, पैलियोमैग्नेटिक स्टडी। पैलियोमैग्नेटिज्म में भी आपको बताऊंगा इसके बाद। जो ये दोनों स्टडी हमने कंबाइन करी, मैपिंग ऑफ द ओशियन फ्लोर, पैलियोमैग्नेटिक स्टडी एंड स्टडी ऑफ द मैग्मा इनसाइड द, ठीक है, मैग्मा इनसाइड द मेंटल। तो फिर उसने हमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट कि भैया मिड ओशियनिक रिजेस जो होती हैं वहां वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। हमें नहीं पता क्या, ये पीडीएफ में क्या होता है, कॉमन होते हैं, बिल्कुल सही। एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा, पता है, आगे बढ़ो। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज ये क्या कहते हैं कि जो हमें रॉक्स मिलती हैं, अब देखो बच्चा वाला पॉइंट है, ये सब एनसीईआरटी के पॉइंट्स आपके। अब देखो आपको एक एक पॉइंट ऐसे समझ आएगा, पता नहीं क्या, वरना लोग चैप्टर छोड़ देते हैं। मैंने आपसे कहा ये थी मेरी रिज, ये थी मेरी रिज। अब इस रिज से क्या निकला सर, इससे निकला मोल्टन लावा, लावा निकला। लावा निकलने के बाद सर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अमाउंट ऑफ लावा मेरा यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, एंड इट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रिज, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि जब ये लावा, लावा जो है भैया, जब ये लावा है, जब ये कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होने के बाद जब मैंने इसकी स्टडी करी, ठीक है, तो क्या ये सिमिलर लावा होगा? इफ इट इज एट द इक्वल डिस्टेंस, आपने कहा बिल्कुल सिमिलर होगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्या क्या सेम होंगी? कि फॉर्मेशन कब फॉर्म हुआ, पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, उसके साथ साथ क्या इसके केमिकल कंपोजिशन भी सेम होंगे। यस सर, केमिकली भी सेम होगा। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा क्या इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी? आप कहोगे यस सर। व्हाई? बिकॉज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं ऑन द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। वो आगे मैं पैलियोमैग्नेटिज्म में आपको समझाऊंगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आपके ऑन द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन। तो भैया उसका टाइम ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तीनों आपको सेम मिलेंगी अगर आप इक्वल डिस्टेंस पे लेफ्ट और राइट देखोगे। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कहा कि फिर मेरा नया लावा आएगा, दोबारा से वोल्केनिक इरप्शन हुआ, नया लावा आएगा। तो यू पीपल नो कि जब नया लावा आएगा तो ये वाला लावा को डिस्प्लेस करेगा, ये और इधर आ जाएगा और ये इसकी जगह आ जाएगा। तो ये पॉइंट बस इतनी चीज कर रहा है, समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना कि भाई पहले ये तो बीच में, जैसे मेरे हाथों के बीच में रिस थी, तो ये मेरे दो लावा है, फिर दोबारा से ओशियनिक वो हुआ तो ये लावा इसको डिस्प्लेस कर देगा, वो खुद इधर आ जाएगा, तो अब भी वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि भैया रॉक्स इक्विडिसेंट ऑन आइदर साइड्स of the crest of mid-oceanic ridge show similarity in formation, chemical composition and magnetic properties। जो रॉक्स क्लोजर है मिड-ओशियनिक रिजेस के, भैया उनकी जो पोलैरिटी है वो अलग होगी और यंग होंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं आपसे पूछूं कि ए यंग है बी यंग है, इसमें कोई लॉजिक लगाना है? ए रॉक ये यंग है, बी है, कौन यंग है? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, एज वी विल इंक्रीज द डिस्टेंस, इफ वी विल मूव अवे फ्रॉम द रिज और दिस क्रेस्ट, तो वहां पे रॉक जो है वो पुरानी होती चली जाएगी। इतना सा लॉजिक है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। आओ जरा आगे। फिर इसके बाद तीसरी चीज बोली गई, जो ओशियन की क्रस्ट है, ठीक है, जो ओशियन की क्रस्ट में मेरे को जो रॉक्स मिल रही हैं वो बहुत ज्यादा यंग है। ओशियन की जो क्रस्ट में रॉक्स मिल रही है वो बहुत ज्यादा यंग है, यानी कि वो कितनी पुरानी है? 200 मिलियन ईयर्स। लेकिन जो कॉन्टिनेंट के ऊपर रॉक्स मिल रहे हैं वो 3200 मिलियन ईयर्स तक पुरानी है। आ गई ना बात एल्फ्रेड वैगनर की। एल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा कि पहले ओशियंस नहीं होते थे, पहले सिर्फ क्या था, कॉन्टिनेंट्स थे। तो जब कॉन्टिनेंट्स थे तो भैया कॉन्टिनेंट्स की जो रॉक्स हैं वो बहुत पुरानी है। अब इन्होंने भी तो यही कहा था एल्फ्रेड वैगनर साहब ने कि 200 मिलियन साल पहले क्या हुआ, ये ओशियंस बनना शुरू हुए और हमें जो भी रॉक्स मिलती है ओशियन से वो इतनी ही पुरानी है। यानी कि द रॉक्स विच वी फाउंड इन द ओशियनिक ऑन द ओशियन सरफेस, दे आर प्रिटी मच यंगर देन द रॉक्स वी फाउंड ऑन द कॉन्टिनेंट्स। तो ये सिंपल सी बात आ गई कि जो ओशियन की क्रस्ट है वो काफी ज्यादा यंग है इन कंपैरिजन टू द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। एज ऑफ रॉक्स इन द ओशियनिक क्रस्ट इज नोवेयर मोर देन 200 मिलियन ईयर्स। सम ऑफ द कॉन्टिनेंटल रॉक फॉर्मेशन जो है वो 3200 होते हैं, 200 साल ही पुरानी है। इसका मतलब जब ही बने हैं जब वैगनर साहब ने बताया। अच्छा, सेडिमेंट्स जो है ओशियन फ्लोर पे वो काफी थिन है, ऑब्वियस सी बात है। देखो मैं आपको बार बार बोलता हूं सॉरी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कैसी है? मोटी आपकी, थिक है। ओशियनिक क्रस्ट कैसी है? थिन है। अब मैंने आपसे सिंपल सी बात कही कि ओशियनिक क्रस्ट क्या है? यंग है। ये क्या? ओल्ड है।
तो यंग होगी तो अब फॉर एग्जांपल जैसे ये 200 मिलियन साल पहले बनी है बस, तो यहाँ पे डिपोजिशन शुरू हुआ 200 मिलियन साल पहले, फिर और डिपोजिशन हुआ, फिर और डिपोजिशन हुआ, फिर और डिपोजिशन हुआ, ठीक है। तो 200 साल में जितना डिपोजिशन हो गया, यहाँ क्या है भैया 2000 साल पुराना वो डिपोजिशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो बिल्कुल लॉजिक है, कॉमन रीजनिंग, ये थिक हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत पुरानी है और ये यंग है तो ये थिन रहेगी, इतनी सी बात है, ऑब्वियस सी बात। चलिए, सेडिमेंट जो है ओशन फ्लोर पे है अनएक्सपेक्टेडली वेरी थिन। जो साइंटिस्ट वर एक्सपेक्टिंग अगर ओशियन जो है वो कॉन्टिनेंट की बराबर ही पुराने होते टू हैव अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ सेडिमेंट फॉर अ पीरियड, हाउएवर नोवेयर वाज द सेडिमेंट कॉलम फाउंड टू बी ओल्डर देन 200। कि भैया साइंटिस्ट को पक्का पता लग गया कि भैया पहले नहीं थे ओशियन, बात खत्म है, 200 साल पहले ही बने हैं। जो डीप ट्रेंचेस होती हैं, अच्छा ये पॉइंट याद रख लो प्लीज, मैंने हाईलाइट कर दिया है। मैं अर्थक्वेक जब पढ़ाऊंगा ना आपको तो शैलो फोकस, डीप फोकस, सारी चीज बताऊंगा, इस मतलब नेक्स्ट क्लास के अगली क्लास में वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक पढ़ेंगे। बस इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना कि आप बस इतना याद रखो कि जो आपके ट्रेंचेस होते हैं, जो ट्रेंचेस होते हैं तो उनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, तो वहां जितने भी अर्थक्वेक आते हैं, चाहे ट्रेंच हो, चाहे रिज हो, चाहे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, चाहे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो, वेरी मच प्रोन टू द वोल्केनोज एंड द अर्थक्वेक। ये बात याद रखो हमेशा कि जो भी कन्वर्जेंट हो, डाइवर्जेंट हो, वोल्केनो अर्थक्वेक वहां आएंगे ही आएंगे, बात खत्म। तो चाहे ट्रेंचेस हो, तो ट्रेंचेस जहां होंगी, जब जहां मिड ओशियनिक रिजेस होंगे, जहां अर्थक्वेक जब आते हैं ना, जब अर्थक्वेक आता है तो डीप ट्रेंचेस जहां होती हैं वहां पे क्या होगा, डीप फोकस मिलता है, उसका जो फोकस होता है अर्थक्वेक का, फोकस क्या है सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। और जहां पे मिड ओशियनिक रिजेस है वहां फोकस जो है वो शैलो होता है, तो आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दे सकता है। तो यहां से पॉइंट को इकट्ठा करेंगे बस एनसीईआरटी से, एक्सप्लेनेशन हम अर्थक्वेक में समझेंगे, वहां मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में यही हुआ कि इन फैक्ट्स भी एक डिटेल्ड वर्जन मिल गया हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक्स का ऑन द साइड्स ऑफ द मिड ओशियनिक रिज। अभी ये मैं पैलियोमैग्नेटिज्म पे आ रहा हूं तो इसको देखेंगे, ठीक है। तो हैस ने हमें दी फिर ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, ठीक है। अच्छा, हैस ने आर्ग्यू करा दैट कांस्टेंट इरप्शन जो होते हैं क्रस्ट पे ऑफ ओशियनिक रिजेस, वो रप्चर करते हैं आपके ओशियनिक क्रस्ट को, लावा आता है, लावा जो है भैया पुश करता है ओशियनिक क्रस्ट को ऑन आइदर साइड, और ओशियन फ्लोर क्या होता है, स्प्रेड होता है। जो यंगर एज है ओशियनिक क्रस्ट की, एज वेल एज द फैक्ट दैट द स्प्रेडिंग ऑफ वन ओशियन डज नॉट कॉज द श्रिंकिंग ऑफ द अदर। इससे हैस को एक और चीज मिली, हमें समझा देता हूं बात क्या थी। हैस ये कह रहे हैं बस कि ये सिंपल सी बात क्या है कि हमने देखा कि स्प्रेड हो रहा है ओशियन, एक ओशियन स्प्रेड हो रहा है, तो उसकी वजह से दूसरी चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि दूसरा जो है वो क्या है, मैंने बताया ट्रेंचेस के फॉर्मेशन से वो क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो इसीलिए आपका एरिया जो है वो आपको स्पेसिफिक देखने को मिलता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है पैलियोमैग्नेटिज्म, ये समझ लो आज की क्लास का, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सिंपल है, नाम ही हैवी है ठीक है, नाम ही हैवी है, काम हैवी किसी के नहीं है। चलिए मैं बस एक घूंट पानी पी लेता हूं, फिर ये पैलियोमैग्नेटिज्म खत्म करते हैं। आओ जरा, अब देखो क्या बात है, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है कि यहाँ पे आओ, इस डायग्राम को समझो। मैंने बोला यह है मैग्मा, आपने कहा सर जब से मैग्मा 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 ही चल रहा है, अभी तो 2 दिन और चलेगा मैग्मा, टेंशन मत लो तगड़ी चीज है, कैडी चीज है। ये है आपका मैग्मा, मतलब ये है आपकी रिज, रिज से मैग्मा निकलता है, आपको पता है। फिर आपकी बनती है रॉक्स। तो मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बोला एक रॉक है जो मेरी यहाँ पे ए, और ये भी ए, ये सेम टाइम पीरियड की है। दूसरी रॉक है बी, ये इससे ओल्डर है, बी ओल्डर हो गया ए, आप बोलोगे सर बी। तो बॉयज एंड गर्ल्स हुआ क्या कि जब हमने इन रॉक्स की स्टडी करी रॉक्स की, जब रॉक्स की हम स्टडी कर रहे थे तो हमें एक बहुत सिंपल सी चीज समझ में आई। समझ में क्या आई कि जो हमारी रॉक्स हैं वो रॉक कहां से निकलती है, मेरी मैग्मा से निकल रही है, और जो मैग्मा सॉलिडिफाई होकर बन रही है तो मैग्मा के अंदर आयरन भी होता है, ठीक है। अब जब आयरन होता है बॉयज एंड गर्ल्स, तो उस आयरन में क्या होगा, उस आयरन में क्या होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं रॉक के पास भी। तो रॉक की जो, बहुत ध्यान से सुनो, दोबारा बता रहा हूं कि जो ए और बी, ए मेरी यंगर है, बी मेरी ओल्ड है, आपने कहा बिल्कुल। तो ए वाली जो रॉक मैंने उसकी स्टडी करी तो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। एक पॉइंट याद रख लो, पूरा पैलियोमैग्नेटिज्म खत्म। जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है रॉक की, वो किससे सिमिलराइज होती है, मेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पोल्स ऑफ अर्थ के साथ वो क्या होती है, अपने आप को अलाइन कर लेती है। इतनी बात याद रख लो, जो भी रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो अपने आप को अलाइन करती है, किसके बेसिस पे, जो मेरे अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं मैग्नेटिज्म के, उनसे। तो भैया मैंने देखा कि जो ए है, तो भैया इसका मेरे को नॉर्थ पोल यहां मिला और साउथ पोल रॉक्स का यहां मिला। फिर मैं पुरानी रॉक्स में गया तो मैंने देखा नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। तो इससे मुझे क्या समझ में आया, इससे मुझे समझ में आया कि भाई जब मेरी रॉक्स जो है वो अलाइन करती हैं किसके किसके मैग्नेटिज्म से, अर्थ के मैग्नेटिज्म से, तो फिर ये रिवर्स कैसे हो गई। तो यहां से मेरे को एक चीज समझ में आई कि अपनी जो अर्थ है ओवर अ लार्ज पीरियड ऑफ टाइम क्या करती है, अपने पोल्स को
अलग करती है, पोल्स को अलग करती है। जैसे आपने अभी करंट फॉलो करते हो आप ज्योग्राफी में, तो आपको पता होगा कनाडा से साइबेरिया की तरफ पोल शिफ्ट हो रहा है। अब मैं समझा देता हूँ एक चीज और, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ, बात को समझो, सिंपल है, टेंशन मत लेना अभी, बिल्कुल और सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए। ये मैंने कहा, ये क्या है, ये है भैया नॉर्मल टू द लाइन ऑफ इलिप्टिकल प्लेन, याद आ गया, रोटेशन रिवॉल्यूशन। अच्छा, मैंने आपसे बोला था अर्थ की एक्सिस क्या है सर, अर्थ एक्सिस इज द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू द नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मैंने बोली कि एक्सिस है, तो ये मेरा नॉर्थ पोल है, जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और ये मेरा साउथ पोल है अर्थ का, जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है। कैसे हैं जोग्राफिकल, कितना एंगल बनाते हैं सर, 23.5 डिग्री विद दिस नॉर्मल, इतना सबको याद है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो मेरे जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, दे आर नॉट द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ माई अर्थ। बस बस इतना कंफ्यूजन नहीं रखना कि कहीं आपको ये लग रहा हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ही होते हैं, नहीं। जो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैग्नेटिक नॉर्थ एंड द साउथ पोल। तो भैया मैग्नेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं यहां पे है, ये क्या है मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये मेरा मैग्नेटिक साउथ पोल। तो जब ये नॉर्थ पोल और अर्थ के साउथ पोल होंगे, उसी डायरेक्शन में अलाइन करती हैं आपकी रॉक्स। अगर रॉक्स ने की पोलैरिटी चेंज हो गई, तो इससे हमें समझ आ गया कि अर्थ भी क्या है, अपनी पोलैरिटी चेंज करती है ओवर अ ह्यूज पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे। तो कभी आगे फ्यूचर में क्या होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा मैग्नेटिक, और यहाँ नॉर्थ पोल हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन जोग्राफिकल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पोजीशन बदलते हैं, नहीं बदलते। इतनी चीज हमें पता है, इसी को बोल देते हैं हम क्या, इसी को बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। अब बात को समझो, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है, ये स्टडी है ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्टडी है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम रॉक्स में या सेडिमेंट्स में देखते हैं, उसी को पैलियोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। स्टडी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिकॉर्डेड इन द रॉक्स एंड सेडिमेंट्स। इतनी बात समझ में आई? बस यहाँ इंग्लिश में लिख दिया मैंने, सिंपली बता दिया आपको। पोलैरिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल्स आर दस डिटेक्टेबल बाय स्टडिंग द रॉक्स ऑफ डिफरेंट एजेस। कि मैंने आपको बताया कि जब हम डिफरेंट एज की रॉक्स पढ़ते हैं, कि जो यंगर थी, ये ओल्ड थी, इनकी पोलैरिटी के बेसिस पे हम ये पता लगा लेते हैं कि अर्थ भी हमारी क्या है, पोल्स को रिवर्स करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करती है। तीसरा पॉइंट, रॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी आर मेनली बेसाल्टिक। कि जो भी हमारी भैया रॉक्स बनती हैं वो वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बनती हैं। वो कैसी होती हैं, बेसाल्टिक लावा होता है जिसमें लो सिलिका और आयरन रहता है, दैट मेक्स अप ओशियन फ्लोर, वो हमारे सारे ओशियन फ्लोर को बनाते हैं। जो बसाल्ट है उसमें मैग्नेटिक मिनरल्स होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूं। एंड ऑफ द रॉक इज, जैसे ये रॉक सॉलिडिफाई करती है, आप याद रखना एक टर्म होता है क्यूरी पॉइंट। मैडम क्यूरी याद है? क्यूरी पॉइंट, क्यूरी पॉइंट क्या है कि क्यूरी पॉइंट जब आपका बिल्कुल मोल्टन रॉक्स आती हैं, मोल्टन रॉक धीरे धीरे आपकी क्या होती है, कूल होने लगती है, और क्यूरी पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके बाद रॉक्स आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाना शो कर देती हैं, उसको मैं बोलता हूँ क्यूरी पॉइंट। दिस इज बेसिकली द टेम्परेचर, जो कूल डाउन होने के बाद, टेम्परेचर कम होने के बाद, ये एक ऐसा पॉइंट रहता है फ्रॉम वेयर आर रॉक्स अलाइन देयर मैग्नेटिक फील्ड्स विद द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ माय अर्थ। ये वैसा होता है। तो धीरे धीरे वो सॉलिडिफाई होती हैं और उनके मिनरल्स अलाइन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। अच्छा, दिस लॉक्स आर रिकॉर्ड ऑफ विच वे द मैग्नेटिक फील्ड वाज पोजीशनड एट द टाइम। तो इन लॉक्स को पढ़ के हमें पता लग जाता है कि उस टाइम पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहा होगा। ठीक है, पैलियोमैग्नेटिक स्टडी जो है रॉक्स की, वो डेमोंस्ट्रेट करती है ओरिएंटेशन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एज फ्रीक्वेंटली, ठीक है, अल्टरनेटेड मतलब जियोमैग्नेटिक रिवर्सल ओवर जियोलॉजिकल टाइम, के अर्थ रिवर्स करती है, बार बार सेम चीजें लिखी हुई है। फिर उसके बाद आते हैं आगे कि जो ओशियनिक रिजेस हैं वो बाउंड्रीज हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। रिजेस पे क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। द फिजर और वेंट जो बनता है उनके बिटवीन द प्लेट्स में, वो उससे मैग्मा आता है, और मैग्मा भैया आने के बाद क्या होता है, सॉलिडिफाई होता है वेंट से। जो राइजिंग मैग्मा होता है अज्यूम्स द पोलैरिटी, अर्थ के जियोमैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी को वो जो भी होती है उससे कर लेता है। एज द कन्वेक्शनल करंट पुल द ओशियनिक प्लेट्स अपार्ट, अलग होती हैं। सॉलिडिफाइड बैंड ऑफ रॉक्स मूव अवे फ्रॉम द वेंट, ठीक है, और नई जो रॉक्स हैं वो आ जाएंगी, वो पिछली वाली क्या हो जाएंगी, पुरानी हो जाएंगी, और उनका मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होता रहता है। एंड दिस alternating pattern of magnetic stripping on the sea floor is basically combined with the study of the record of the Earth's magnetic field is termed as पैलियोमैग्नेटिज्म। तो जरा बताएंगे, बात समझ में आई? नाम बड़े हैं दर्शन छोटे हैं, टेंशन मत लो। ठीक है, तो इसकी आज की क्लास में भैया मैंने बहुत तमीज से आपको सीडीटी समझाई। फटाफट रिवीजन, तो सीडीटी क्या है सर, सीडीटी वाज प्रपोज्ड बाय जर्मन मीटरोलॉजिस्ट इन 1912, और सीडीटी में उन्होंने बताया था कि भाई देयर ऐसे जितने भी कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस हम देख रहे हैं वो पहले ऐसे नहीं होते थे। देयर वाज अ सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट नेम्ड एज पेंगिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द
सुपर कॉन्टिनेंट, तो भैया वो स्प्लिट हुआ और स्प्लिट हो गए, एक क्या बन गया, लॉरेशिया बन गया और एक गोंडवाना लैंड बन गया। लॉरेशिया वाला है उसने आपके नदन वाले सारे कॉन्टिनेंट्स बना दिए और उसने सदन वाले बना दिए गोंडवाना में। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोंडवाना। जब इनसे पूछा गया प्रूफ दो तो इन्होंने फॉसिल बोल दिया, रॉक ऑफ सेम एज बोल दिया और ऐसे 3-4 एविडेंसेज उन्होंने, जिग्स ऑफ इट वगैरह, ये सारे एविडेंसेज दे दिए कि हाँ ये प्रूव करते हैं कि भैया कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट हुआ है। इन्होंने फैक्टर्स क्या दिए, इक्वेटर वर्ड्स के लिए दिए भैया पोल फ्लिंग फोर्स, ग्रेविटी और आपका बायोएंसी, और वेस्ट वर्ड के लिए क्या, टाइडल फोर्स। तो इनके फोर्सेस को नकार दिया गया, बोल दिया गया कि भैया इतने सारे फोर्स, मतलब इतने ज्यादा मास को स्प्लिट करने के लिए फोर्सेस सफिशिएंट नहीं है। और उसके बाद आपके होम्स की एंट्री होती है। होम्स भैया क्या बोलते हैं मेरे, होम्स भैया बोलते हैं कि जो मैग्मा है वहां से कन्वेक्शनल करंट्स आते हैं, उन्हीं कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनती है, कन्वर्जेंट बनती है। जहां डाइवर्जेंट बनती है वहां रिज बनती है और वो कंस्ट्रक्टिव होती है, और जहां पे आपकी रिज बनेगी वहां पे माउंटेन्स बनेंगे रिज के सहारे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोलती है, जहां पे डाइवर्जेंट होगा, जहां फॉलिंग लिंब मिलेंगी वहां बनेगी ट्रेंच, और ट्रेंच होती है डिस्ट्रक्टिव, जो कि पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। हमने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी आई। वो किसने दी, हैस ने प्रपोज करी। हैस ने उसमें सिंपल सी हमें कुछ चीजें बता दी, वो मैग्मा आएगा, सॉलिडिफाई होगा और रॉक्स मिलेंगी सेम एज की, और उसी की वजह से हमने पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ा। पैलियोमैग्नेटिज्म पढ़ के मैं समझ आ गया कि हमारी अर्थ जो है वो अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक जो आप लोगों को लगता है, बट आई थिंक आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज फॉर यू पीपल। सो आई होप थिंग्स आर क्लियर। तो इसके बाद मिलूंगा कल की क्लास में प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक्स में मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अर्थक्वेक और अर्थक्वेक, ये सारी चीजें कैसे होती है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। और उसके बाद फिर हम वोल्केनो और अर्थक्वेक और लैंडफॉर्म्स करके फिर सीधे इंडियन ज्योग्राफी पे कूद जाएंगे। तो चलिए मिलता हूँ कल की क्लास में। अगर चीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज डू शेयर द थिंग्स। पहली वीडियो में बोल रहा हूँ शायद मैं, बट आई ऑल्सो नीड सम अप्रिसिएशन, ठीक है। तो कर दिया करो, जो भी नीडी फ्रेंड्स आपके, जो आप बैच वगैरह नहीं ले रखे या एफर्ट नहीं कर सकते, इवन बैच भी ले रखे हैं तब भी मैं आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देता हूँ। तो प्लीज कीप स्टडिंग। मिलता हूँ कल। और भैया PYQs हम कर रहे हैं बायो के, जो टेलीग्राम पे नहीं हो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और तब तक के लिए बाय एवरीवन, जुड़े रहिए टेलीग्राम पे। कल मिलता हूँ, जय हिंद।